सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। ये हमारा बायोएंजाइम सक्सेस स्टोरी सीरीज 3 है। कुछ बता दूं ग्रुप के बारे में, फिर आज के हमारे जो फैमिली मेंबर हैं उनके बारे में। नेचर और डिटॉक्स हमारा 2 ग्रुप है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सीख सकते हो, सिखा सकते हो। तो हम लोग जो इस ग्रुप से जुड़े हैं, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम सस्टेनेबल लिविंग की प्रैक्टिस करें। हमें जो आता है सिखाएं, जो नहीं आता है सीखें। तो ये बहुत अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है। और जैसे कि आज की हमारी सीरीज 3 है सक्सेस स्टोरी ऑफ बायोएंजाइम। अभी आई थिंक जितने लोग ग्रुप से जुड़े हैं सभी को पता है बायोएंजाइम क्या है, कैसे बनता है। लेकिन हमारे ये सीरीज शुरुआत करने के पीछे रीजन ये था, हमें पता है क्या है, कैसे बनता है ये भी पता है, लेकिन इसे कैसे आप 365 डेज यूज करते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, उन्होंने कैसे बायोएंजाइम बनाया, कैसे अपने अपने लाइफस्टाइल में लेकर आए, इसी के ऊपर आज हमारी चर्चा का विषय है। तो आज के हमारे जो परिवार के सदस्य हैं काफी समय से नेचर ऑल से जुड़े हैं, और किसी किसी पर्सनालिटी को आपको वेलकम करने के लिए ऑनर फील होता है। तो मुझे कुछ आज ऐसा ही अनुभव हो रहा है। उनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं, अगर मैं पढ़ने जाऊं तो काफी कुछ, बहुत सारी चीजें उन्होंने कर डाली है इन अपने एक जीवन में। तो छोटा सा कृपया आप लोग म्यूट पे रहें। तो आज हमारे संग जुड़े हैं राजेंद्र कुमार बिश्नोई जी, और ये बिलोंग करते हैं श्री गंगाधर से, जो इनका प्लेस है। और अभी करेंटली वो रह रहे हैं दिल्ली में, और ये प्योर वेजिटेरियन है। और सबसे जब उन्होंने मुझे अपना इंट्रो भेजा तो सबसे मुझे जो कैचिंग लाइन लगी कि ये बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि फेमस है ट्रीज और वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। इनकी कम्युनिटी का ये सोल पर्पस है। कृपया सभी म्यूट पे रहे, रिक्वेस्ट है सभी से। सबको आप म्यूट कर दें, बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल में ओके ओके। एज ए एडमिन। बाय प्रोफेशनली ये सिविल इंजीनियर है और 18 ईयर से वर्क कर रहे हैं। और इनकी हॉबी भी बहुत नेचर से जुड़ी हुई है। इन्होंने अभी तक इनके पास शायद काउंटिंग भी नहीं होगा, इतने सारे इन्होंने वेस्ट बोटल्स में, बीन्स में, और सबको गिफ्ट किया है। और ये काफी टाइम तक दुबई में थे, जहाँ पे ये वर्कशॉप भी कंडक्ट करते थे कि कैसे आपको किचन गार्डन बनाना है, कैसे आपको कंपोस्टिंग करना है। और ये काफी सारे एनजीओ से जुड़े हैं, और इन्होंने यूएई में काफी सारे वर्कशॉप्स भी कवर किए हैं। और ये स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय जीव रक्षा सभा में इनको बहुत कम पिनौती है। उनसे भी ये जुड़े हुए हैं। कृपया आप सभी म्यूट पे रहे, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। क्रांति सभी को एक बार म्यूट में डाल दो ना। जितना मैंने अभी तक बताया उनके हिसाब से, अगर हम खुद से उनको देखें तो अगर हम नर्सरी के स्टूडेंट हैं तो आज हमारे सामने प्रोफेसर हैं। मतलब उनका क्वालिफिकेशन इतना ज्यादा है, और उन्होंने फील्ड वर्क बहुत किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ अपने घर को मैनेज नहीं कर पाते, वही इन्होंने इतने सारे प्लांट्स लगाए, लोगों को गिफ्ट किया, और इतने बड़े लेवल पर इन्होंने वर्कशॉप्स लिए हैं, काफी लोगों को ट्रेन किया है। तो ये हमारे लिए एक ब्लेस्ड मोमेंट है कि आज हमारे संग वो जुड़े हैं, और उनकी ये जर्नी कैसी रही और उन्होंने क्या क्या किया आज हमारे संग शेयर करने वाले हैं। तो बहुत ही धन्यवाद और आभार का भाव हमारे अंदर आ रहा है कि हमारे संग आज जुड़े हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पूरी टीम की तरफ से और सारे सदस्य की तरफ से। ओवर टू यू बिश्नोई जी।
धन्यवाद पूर्णिमा जी। अ, मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में सेटल हूँ काफ़ी सालों से। करीब 35 ईयर्स हो गए हैं। और जैसा आपने बताया, मैंने गल्फ में भी काम किया 18 साल तक। और मैं यहाँ इंडिया में भी डीएलएफ का वाइस प्रेसिडेंट रहा, वेव ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट रहा और भारतीय का भी वाइस प्रेसिडेंट रहा। तो बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और अब मैं रिटायर हूँ। तो मेरी जर्नी एक्चुअली मुझे लगता है बचपन से ही शुरू हो गई थी कि मैं एक किसान का बेटा होने के नाते, और मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ था। मुझे प्रकृति में ही आनंद आता था, मुझे अच्छा लगता था पेड़ पौधे लगाने में, जीवों के बीच में। और फिर जॉब के चक्कर में पड़ गया तो ज़्यादा इतना कुछ नहीं कंटिन्यू कर पाया। बट मैं जब यूएई में गया तो मुझे वहाँ काफ़ी कुछ अच्छा लगा। जो हमारे राजस्थान की धरती है वैसे ही वहाँ रेतीली धरती है, वैसे ही वहाँ पेड़ पौधे हैं, वैसे ही जीव जंतु हैं। तो मुझे अपने घर जैसा लगा। और शुरुआत ऐसा हुआ मुझे कि शुरुआत यूं कहें तो कंपोस्टिंग से हुआ। वहाँ मैं इको कर रही था। क्या पता किसी का शायद वो अनम्यूट नहीं है। हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ भी मैं गार्डनिंग ग्रुप से जुड़ा, बहुत सारे वहाँ भी गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं। तो लोगों ने कहा, सर हम गार्डनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी आती है, पोटिंग सॉइल आती है, वो इम्पोर्ट होती है जर्मनी से, नीदरलैंड से और अलग अलग कंट्री से। तो फिर बहुत महंगा पड़ता है। तो वो कुछ जो कम सैलरी वाले एम्प्लॉय होते हैं तो वो कहते हैं, सर हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं। फिर मैंने कहा भी हमारे राजस्थान में तो रेतीली धरती है, रेतीली मिट्टी है, वहाँ तो हम लोग उस मिट्टी में गाय का गोबर मिलाते हैं तो हमारी मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। तो ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किए। गाय का गोबर तो वहाँ मिलना मुश्किल था। फिर जो कंपोस्ट है, जो पत्तों की खाद है, किचन वेस्ट से जो खाद बनती है, उसकी तरफ मैंने काफ़ी ध्यान गया, काफ़ी मैंने रिसर्च किया। और फिर मैंने उसको बनाने के तरीके, आसान तरीके, प्रैक्टिकल तरीके ढूंढे। और जब एक्सपेरिमेंट किया कि जो रेतीली मिट्टी है उसमें अगर हम 15% कंपोस्ट मिला दें तो दैट बिकम्स एज गुड एज पोटिंग सॉयल इम्पोर्टेड फ्रॉम नीदरलैंड और जर्मनी। क्योंकि जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें ड्रेनेज प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, उसमें पानी ड्रेन आउट हो जाता है, जो कि मिट्टी में पौधों के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन इतना भी ड्रेन आउट नहीं कि पौधा उसको ले ग्रहण करे उससे पहले ही वो ड्रेन आउट हो जाए। तो जो कंपोस्ट होती है ये क्या करती है, पानी को रिटेन करती है। और वो रिटेन भी ज़्यादा रिटेन करना भी सही नहीं माना जाता है। ज़्यादा रिटेन करने से भी पौधे की जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाती है। इसीलिए मैं किसान का बेटा होने के नाते मुझे मालूम था कि पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी कहलाती है। दोमट मिट्टी मतलब दो मिट्टी के गुण होते हैं उसमें। एक रेतीली मिट्टी के गुण होते हैं जो पानी को ड्रेन आउट करती है, एक क्लेई सॉयल, चिकनी मिट्टी होती है जो वो पानी को रिटेन करती है। ये दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों एक निश्चित अनुपात में ही जरूरी है। तो ये जब मैं एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे बड़ी कामयाबी मिली। और फिर मैंने लोगों को कहा कि अब आपको बाहर से इंपोर्टेड सॉयल लाने की जरूरत नहीं है। आप जो सैंड ड्यून्स हैं सड़क के किनारे से, वहां से मिट्टी ला सकते हो, या नर्सरी से भी सस्ती जो सैंड ड्यून मिट्टी है वो खरीद सकते हो, और उसमें कंपोस्ट आप मिला के अपने पौधे उगा सकते हैं। तो ऐसे करके ये मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। तो फिर करते करते मेरा फिर मैंने कहा भी ये कई तरह के एक्सपेरिमेंट हुए कि भी लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाए। पील्स को पानी में 2-3 दिन तक रखो, फिर उस पानी को यूज करो। ऐसे करते करते ही ये जो बायो एंजाइम के मुझे पता लगा। और फिर इसकी एक जो हमारे उधर क्या है कि मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, जो पंजाब का और पाकिस्तान के बॉर्डर में पड़ता है। तो वहाँ कीनू बहुत होते हैं, सिट्रस फ्रूट बहुत ज्यादा होते हैं। और वो कीनू वहाँ जब पकने से पहले भी काफी सारे कीनू नीचे गिर जाते हैं, तो वो भी बहुत वेस्ट होते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि भी कैसे इनको इस्तेमाल किया जाए। वरना वो किसान उसको क्या करते हैं, उसको या तो वहीं छोड़ देते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और बहुत सारे मच्छर वगैरह, मक्खियां वगैरह भी आ जाती हैं।
या उसको बाहर सड़क के किनारे वो डाल देते हैं। तो मैंने कहा भी इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो फिर ये जो बायो एंजाइम का मुझे पता लगा, तो फिर मैंने बायो एंजाइम बनाना शुरू किया और फिर देखा कि उसके क्या क्या फायदे हैं। बायो एंजाइम देखिए सभी बनाते हैं और आसान तरीका है, सबको मालूम है। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि गुड़ और सिट्रस फ्रूट और पानी 1:3:10 के रेशो में, यानी एक भाग हमारा जैगरी गुड़ होना चाहिए, और जो गुड़ देसी होगा पुराना होगा उतना ही बढ़िया होगा। चीनी नहीं चलेगी क्योंकि उसमें केमिकल होता है। जो सस्ते से सस्ता गुड़ होता है जो जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे गांव में पशुओं के लिए, वो सबसे बेस्ट इसके लिए होता है। और 3 भाग सिट्रस फ्रूट का, फ्रूट कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने भी एक्सपेरिमेंट किए तो मुझे सिट्रस फ्रूट से जो बायो एंजाइम मिला उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी मिली, उसकी स्मेल मुझे सुगंध अच्छी मिली, उसका कलर मुझे अच्छा मिला और उसमें चिपचिपापन नहीं था। तो सिट्रस फ्रूट में जैसे नींबू है, मौसमी है, आपका इवन अनार का भी अच्छा बनता है। और 3 भाग उसका ये छिलके होने चाहिए और 10 भाग पानी होने चाहिए। और ये जो, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बिना साइंस के मैं नहीं चलता, बिना लॉजिक के नहीं चलता। तो मैंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि भी ये बनता कैसे है, इसमें क्या केमिकल रिएक्शन होती है, क्या बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, इसको बनाता कौन है। एक्चुअली इसको एक माइक्रोब्स होते हैं जो एनएरोबिक होते हैं, जो जिन इस धरती पे 3 तरह के माइक्रोब्स होते हैं। एक को जिसको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एक जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, दूसरे होते हैं जो दोनों अवस्था में भी रह सकते हैं। तो एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको बनाते हैं, अकेला ये नहीं, बहुत सारी यूजफुल चीजें वो बनाते हैं। जैसे दूध का दही बनाते हैं, अचार बनाते हैं, खमीर बनाते हैं, शराब बनाते हैं, जो देसी शराब होती है, जो प्राकृतिक शराब होती है। और यही सेम बैक्टीरिया ये बेसिलस होते हैं। बेसिलस बैक्टीरिया बड़े ये सिंगल सेल वाले होते हैं जो हार्मलेस होते हैं ह्यूमन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। तो ये होते हैं जो इसको बनाते हैं। और वो करते क्या है कि उनको भी भूख लगती है, तो वो भोजन के रूप में कार्बन को ग्रहण करते हैं। और तो हमें पता है कि जैविक कोई भी चीज, जो जैविक मतलब जो या तो पेड़ पौधों से प्राप्त हुई है या पशुओं से प्राप्त हुई है, उसको जैविक कहते हैं। तो जैविक कार्बन को ये ग्रहण करते हैं और प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बायो एंजाइम बनाते हैं। ऐसे ही बाकी चीजें बनाते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है, उनके रेशियो अलग अलग होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट अलग अलग होते हैं। बहरहाल बायो एंजाइम की बात चल रही है तो इसमें 1:3:10 की रेशियो में ये होता है। और चूंकि, और इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इसका बाई प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब बनता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, कुछ दूसरी गैसें भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा कोई हार्मफुल नहीं होती है। बट ये क्या है कि अगर इकट्ठी रह जाए तो, अगर उसको रिलीज नहीं किया जाए तो वो जो बर्तन है आपका वो फट सकता है। तो इसलिए इसमें यही एक तरीका रहता है कि आप शुरू के 1 महीने में आप उसको रोजाना या अल्टरनेटिव डे पे ढक्कन को थोड़ा सा खोल के उस गैस को रिलीज करना होता है। वो रिलीज नहीं करेंगे तो इकट्ठी होती रहेगी और वो बर्तन आपका फट सकता है। तो इसीलिए इसमें कांच का बर्तन मना किया जाता है, क्योंकि कांच का बर्तन फटने से नुकसान ज्यादा होता है। और इसीलिए जो बर्तन भरा जाता है इन तीनों इंग्रेडिएंट से, उसमें भी 10-15% स्पेस खाली छोड़ा जाता है। वो क्यों छोड़ा जाता है कि उसमें गैस बन के इकट्ठी हो जाए, बाद में उस गैस को रिलीज करने में आसानी हो जाए। अब कोई कहेगा कि हम फिर ढक्कन को खुला ही क्यों ना छोड़ दें। खुला इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है एनाएरोबिक होती है, बिना ऑक्सीजन के होती है। तो ये अगर हम खुला छोड़ देंगे तो उसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, बाहर आसमान वातावरण में खुले होते हैं, वो भी उसमें घुस जाएंगे। तो वो इसको नुकसान कर देंगे, वो इसको इनसे ही लड़ाई शुरू कर देंगे, उनसे बदबू शुरू हो जाएगी, उनसे फंगस शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसको ढकना जरूरी है, लेकिन इसको 1-2 दिन के बाद में खोलना भी जरूरी, ताकि गैस उसकी निकलती जाए। शुरू के 1 महीने में ये गैस ज्यादा निकलती है, बाद में ये कम हो जाती है, तो बाद में हर हफ्ते में एक बार आप खोल सकते हो। तीसरे महीने में ये नामात्र के बराबर होती है।
तो 3 महीने में ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। अगर काफी छोटे और सॉफ्ट अगर पल्प होते हैं तो वो तो ऑलमोस्ट डिजोल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यूं कहें कि बैक्टीरिया उनको खा जाते हैं। फिर भी कुछ पल्प छिलके इसमें बच जाते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसका तरीका यही है। इसका अगर कोई कहेगा कि जी हमें कैसे पता लगेगा ये बन गया है, तो एक तो ये बनता तब है जब इसकी इसमें जो छिलके होते हैं वो तैरने की बजाय नीचे बैठ जाते हैं। और दूसरा, इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और उसकी जो स्मेल है, म्यूट करते जाइए, जो भी नया मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं ना उनको, कोई एडमिन जो है ना वो म्यूट करते जाइए। जी तो मैं कर रही हूँ। इसमें क्या है कि कलर अच्छा आ जाता है और स्मेल उसकी अच्छी आती है। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो शुरू के आप 10-15 दिन के बाद में अगर इसकी स्मेल लेंगे तो आपको शराब जैसी स्मेल आएगी, आपको अल्कोहल जैसी स्मेल आएगी, जो अच्छी नहीं होगी, प्लीजेंट नहीं होगी। लेकिन 2 महीने के बाद में जब ये पूरा बन जाएगा, 3 महीने के बाद में, तो ये बहुत अच्छी इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और काफी ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड बन जाएगा। और जो भी थोड़ा बहुत उसमें जो पल्प होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 महीने, अगर कोई कोई कहे जी कि हम तो इसको जल्दी बनाना चाहते हैं, तो जल्दी बनाने का यही तरीका है कि इसमें जो बैक्टीरिया जो फलों में होते हैं और वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं, उसकी वो नेचुरल प्रोसेस है। उसके बदले में अगर आप कोई बैक्टीरिया की कल्चर इसमें डाल दें, यानी बैक्टीरिया को इसमें डाल दें, तो जल्दी बन जाएगी। वो कल्चर क्या हो सकती है? वो आपका खमीर हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, जिसमें लाइव ईस्ट होना चाहिए, सैनिटाइज वाला नहीं होना चाहिए। या सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर पहली बार जो आपने बनाया है, जो आपने बायो एंजाइम बनाया है, उसमें जो पल्प जाता है उसको आप संभाल के रखें, उसमें ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी बार जब नया बनाएं तो वो वाला पल्प इसमें कुछ क्वांटिटी 5% की इसमें आप डाल दें। जब वो 5-10% की क्वांटिटी इसमें डाल देंगे, यानी कि एक तरह से बैक्टीरिया आप उसमें ऐड कर रहे हैं, कल्चर उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वही बायो एंजाइम जो आपको 3 महीने में तैयार होता था, वो बायो एंजाइम आपको 1-1.5 महीने में भी तैयार हो जाएगा। और ईस्ट डालेंगे तो ईस्ट भी आपको 1-1.5 महीने में आपको तैयार हो जाएगा। लेकिन ईस्ट क्यों डाला जाए, क्यों खरीदा जाए? देखिए, हम सब भी सस्टेनेबिलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, नेचर से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे पास भले ही कितने ही पैसे हों, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम खर्चा करें, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री के काम आ सकता है। इनको म्यूट करते जाइए। तो हम क्यों खर्चा करें? और दूसरा, कोई भी जो चीज अवेलेबल है, सस्टेनेबिलिटी तभी कही जाती है कि जो चीज है, उपलब्ध है, उसी को हम यूज करें और कोई नया हम इस्तेमाल नहीं करें। तो इस तरह से ये बायो एंजाइम जो है, हमें पता है सभी बनाते हैं। तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं कि कैसे इसमें क्या क्या ध्यान इसमें रखे जा सकते हैं। और इसमें छिलके की कई बार क्वेश्चन आते हैं, कोई पूछते भी हैं कि छिलके के अलावा अगर कोई आपका सड़ा गला अगर फल है, उसको भी आप डाल सकते हो। उसको जितना आप काट के डालेंगे, छोटे टुकड़े करके डालेंगे, उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना माइक्रोब्स उसको चारों तरफ से खाने के लिए अटैक करेंगे, उतना वो जल्दी बनेगा। तो आप उसको काट के उसको डाल सकते हैं आप। अब डिपेंड करता है कि बायो एंजाइम किस पर्पज के लिए चाहिए। कुछ लोगों को पर्सनल केयर के लिए चाहिए, तो ऐसे प्रोडक्ट का बना सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल का बायो एंजाइम बनाएंगे तो आपकी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, आपके चेहरे के लिए बहुत बढ़िया होगा। ऐसे ही अलग अलग चीजों का आप बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि किसके लिए। सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए जो सबसे बड़ा इसका उपयोग है, उसके लिए सिट्रस फ्रूट सबसे बढ़िया रहते हैं। अब बात आते हैं कि ये इसकी जरूरत क्या है, बनाए क्यों? देखिए, हमें पता है कि हम सफाई करने के लिए अलग अलग तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, साबुन है, डिटर्जेंट है, पता नहीं क्या क्या वॉशिंग की चीजें आ गई हैं। हाथ धोने का अलग आ गया है, सिर धोने का अलग आ गया है, मुंह धोने का अलग आ गया है, शरीर धोने का अलग आ गया है। अब उसके अंदर भी और नखरे मार्केटिंग के आ गए, बच्चों के लिए अलग आ गया है, जेंट्स के लिए अलग आ गया है, लेडीज के लिए अलग आ गया है, पेट्स के लिए अलग आ गया है। अलग कुछ नहीं है, सिर्फ वो आपको लूटने का तरीका है। और एक तरह से
एक मार्केटिंग वो है, और लोग भी दिखावा करते हैं। लोग पता नहीं क्यों अपने आप को विकसित मानते हैं, ये दिखा के कि हम ज्यादा खर्चा करते हैं, हम ज्यादा खरीदते हैं, हम ज्यादा वेस्ट करते हैं, हम दिखावा करते हैं, तो शायद हम ज्यादा विकसित कहलाएंगे, हम ज्यादा धनाढ्य कहलाएंगे। गलत फहमी है। हम जितनी सिंपल लाइफ जीते हैं, जितनी सस्टेनेबल लाइफ जीते हैं, उतना ही बढ़िया है। क्योंकि आज हमारे पास पैसा है भगवान के दया से, कल को हो सकता है कोई हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारी नौकरी चली जाए, हमारे घर में चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो पैसा, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास में ये पैसा रहेगा। तो हमें आदत डालनी चाहिए सस्टेनेबल लिविंग की, हम कम से कम में कैसे गुजारा करें। ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, उसको हम ये अगर कंज्यूमरिज्म की आदत डाल देंगे, उपभोक्तावाद की आदत डाल देंगे, तो आने वाले समय में उनकी भी सैलरियां कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, तो स्ट्रेस ज्यादा होगी। तो उनको भी हमें आदत डालनी चाहिए कि भी कम से कम चीजों का इस्तेमाल करें, और जो रिसाइकल है वो उनको करें, रिसाइकल करें चीजों का, और फालतू का खर्चा ना करें। पैसा है तो उसको जमा करके रखें, सबसे अच्छी बात है, दिखावा नहीं करें। तो बात ये हो रही थी कि बायो एंजाइम क्यों बनाया जाए। बायो एंजाइम इसलिए बनाया जाए कि हमें केमिकल क्लीनर से छुटकारा पाना है। अब छुटकारा क्यों पाना है? एक तो इसलिए कि वो महंगे हैं, हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरा, वो नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। नुकसान किसको पहुंचाते हैं? वो नुकसान वातावरण को पहुंचाते हैं। जिस पानी में हम नहाते हैं, जिस पानी में कपड़े धोते हैं, वो पानी हमारा बह के जमीन में भी जाता है, और जमीन में नहीं भी जाता है तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। वहां भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो खाद बनाई जाती है, जो पानी अलग किया जाता है एफिलेंट वाटर को, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगर उस पानी में जितना रसायन हम ज्यादा डालेंगे, उतना वो प्रोसेस डिफिकल्ट होगा, लंबा होगा, मुश्किल होगा, महंगा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन वही अगर उसी वेस्ट पानी में, वेस्ट वाटर में, अगर हमारे बायो एंजाइम होंगे, तो वो बैक्टीरिया खूब फले फूलेंगे, जो उसको खाद बनाएंगे, उसका पानी अलग करेंगे। तो ये एक इसका फायदा है कि भी हमें जो रासायनिक जो हमारे क्लीनर है, वो बहुत नुकसान पहुंचाते, हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी स्किन के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे सांस के द्वारा जाते हैं, और हम जो कई चीजें खाते हैं उनके द्वारा जाते हैं, और हमारी बॉडी के टच में रहने से भी जाते हैं। तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जो वाटर रिसोर्स है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको पोल्यूट करते हैं। और जो एक अच्छे बैक्टीरिया, जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस धरती पे, प्रकृति पे पाए जाते हैं, वो उससे मरते हैं, वो मर जाते हैं। उनको नेचुरल चीजें अच्छी अच्छी लगती हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीजें अच्छी लगती हैं, रासायनिक चीजों से वो मर जाते हैं। तो जैसे जैसे अच्छे बैक्टीरिया मरते जाएंगे, ऐसे ऐसे बुरे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, पौधों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो ये इसलिए हमें ये करना चाहिए। तो एक तो पैसे की बचत हो गई, और एक हो गया कि हम हमारा जो केमिकल जो हमारे क्लीनर हैं उनसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो। तीसरा है कि हमारा, अगर ये नहीं बनाएंगे तो जो वेस्ट होगा, छिलके होंगे, उसका हम करेंगे क्या? जो लोग खाद बनाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन खाद बनाने वाले कई कहते हैं सर हम सिट्रस फ्रूट का तो मना किया हुआ है डालने का। हालांकि मैं आपको सबको ओपनली कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। उससे थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी खाद उनकी बन जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप मानते हो कि नहीं साहब इससे स्लो होता है, तो जो सिट्रस फ्रूट के छिलके होते हैं, वेस्ट होता है, उसका सबसे बढ़िया उसका जो उपयोग है वो बायो एंजाइम के रूप में है। तो ये तीन चार फायदे हमारे हो गए कि जो वेस्ट हम फेंकते, और उस वेस्ट से बाहर बीमारियां फैलती, मक्खी मच्छर काकरोच फैलते, बदबू फैलती, और कचरे का ढेर बनता, उसके बजाय हमने उसको, सेंट्रल मॉल जाते हैं, उसके उसके बदले में हमने उसको सही इस्तेमाल कर लिया है। तो ये फायदे होने की वजह से हमें और धीरे धीरे, और सबसे बड़ा जो एक फायदा है, जो आने वाले समय में हमारा, हमें नेचुरल लिविंग पे हमें जाना पड़ेगा। हर चीज हमें प्राकृतिक, क्योंकि जो भी चीज हम बाहर से खरीदते हैं, फैक्ट्री से खरीदते हैं, कितनी भी पैकिंग उसकी बढ़िया हो, कितनी भी चमकीला पैकिंग हो, कितना भी देखने में अच्छा हो, कितना भी कलर में अच्छा हो, लेकिन उसमें कुछ भी मिलावट हो सकती है। आज के समय में कोई किसी की गारंटी नहीं है। तो हमें कोशिश तो करना चाहिए कि हम अपने आप में इंडिपेंडेंट रहें, हम अपना सामान खुद बनाएं, अपने साबुन खुद बनाएं, अपना तेल खुद बनाएं, अपने बायो एंजाइम खुद बनाएं, अपनी खाद खुद बनाएं।
अपनी सब्जियां खुद उगाएं, अपने औषधीय पौधे खुद उगाएं। तो ये आने वाला है, आने वाले टाइम में इसकी बड़ी जरूरत होगी। तो ये उसकी तरफ एक प्रयास है कि हमें दुकान कर लेनी चाहिए। नेचुरल चीजों का अधिक से अधिक कैसे हम प्रयोग करें और उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो इस तरह से इसके कई फायदे हैं। अब बात आती है इसके यूजर्स की, कि भी इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए, मैंने जो इसका प्रयोग जिस पर्पज से मैंने शुरू किया था, मैं एक्चुअली वाटरलेस टॉयलेट यूरिनल की खोज में था। और वाटरलेस यूरिनल का बहुत ही सस्ता सुंदर तरीके की खोज में था, क्योंकि मैंने देखा कि जो हमारे छोटे शहरों में जो पब्लिक के यूरिनल्स होते हैं बहुत बदबूदार होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बदबू आती है और बहुत ही गंदगी फैलती है, मक्खी मच्छर भी आते हैं। तो वो क्यों है कि वो एक तो ना तो वो सीवर से जुड़े हुए होते हैं, और एक सीवर से जुड़े भी होते हैं तो पाइपें वगैरह खराब हो जाती है, बाहर लीक करना शुरू कर देता है। फिर जो पानी लोगों को तो पीने के लिए पानी नहीं है, तो हम क्यों 100 ml पेशाब के लिए ऊपर वाला तो छोटा है। 5 लीटर पानी को, पीने वाले पानी को हम क्यों फ्लश करें। तो मैं ऐसे तलाश में था कंपोस्टिंग वाले उसके। तो इसलिए मैंने ये तरीका ढूंढा था कि भी जो अगर जो रूरल एरिया होता है जहाँ पे पब्लिक यूरिनल बने होते हैं, वहाँ पे अगर गड्ढा खोद के आप अगर उसमें पत्तों, सूखे पत्ते अगर आप डाल देते हैं, सूखे पत्तों में कार्बन होता है और पेशाब में नाइट्रोजन होता है। ये जब दोनों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलते हैं तो इनकी कंपोस्ट बन जाती है। तो वो बदबू देने की बजाय सूंधी मिट्टी की खुशबू देती है वो। तो फिर मैंने कहा कि एकदम से सारे तो मैं वाटरलेस नहीं कर सकता, जो पब्लिक के टॉयलेट है उनका क्या किया जाए। तो उनको सफाई के लिए ये जो बायो एंजाइम था, इसको मैंने सबसे बढ़िया पाया। सबसे बढ़िया ये बायो एंजाइम क्या होता है कि क्या करता है कि इसमें कुछ बैक्टीरिया की ट्रेसेस होते हैं। इसमें देखिए, जो बायो एंजाइम बनता है वो एक तरह से एक केमिकल की तरह एक लिक्विड बन जाता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी, क्लीनिंग की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा उसमें जो थोड़े बहुत माइक्रोब बचे हुए होते हैं, बैसिलस, ये उस बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खा जाते हैं, उसको मार देते हैं। तो जो यूरिनल्स होते हैं उनकी अगर सफाई इससे की जाए, उनको वॉश किया जाए, तो वो बदबू खत्म हो जाती है और फिर उससे कोई बीमारी नहीं होती है। और ये क्या है कि बायो एंजाइम जो है, ये बहुत सारे ऐसे हानिकारक इंसेक्ट्स को रिपेल करते हैं। जहां बायो एंजाइम होगा वहां पे मक्खी कम आएगी, मच्छर कम आएंगे, वहां पे काकरोच कम आएंगे, वहां पे हानिकारक जो चीजें हैं वो कम आएंगी। तो ये भी इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और तो मैंने तो सबसे ज्यादा इसका ये पाया। दूसरा, फिर मैंने जो इसका प्रयोग किया कि भाई पौधों के लिए ये फर्टिलाइजर का भी काम करता है और पौधों के लिए पेस्टिसाइड का भी काम करता है। फर्टिलाइजर का, इसको अगर आपने सॉइल में मिलाना हो तो इसको पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। इसको 1:500 रेशो में, यानी कि 500 लीटर पानी में 1 लीटर इसको मिला देंगे तो इसको किसी पौधे को नुकसान नहीं होगा। और स्प्रे करने के लिए 1:100 1:50 भी चलता है। वो देखना पड़ेगा आपको ट्रायल टेस्ट करके कि भी किसी पौधे में आप थोड़ा सा करके देखें कि नुकसान तो नहीं हो रहा है। ज्यादा पेस्ट होंगे तो 1:50 का रेशो इस्तेमाल होगा, और प्रिवेंटिव रूप में आप करना चाहेंगे तो 1:100 का होगा। 100 लीटर पानी में 1 लीटर बायो एंजाइम आप मिला के अगर आप स्प्रे करते हैं पौधे पे, तो उसमें जो पेस्ट है वो उनको इसकी बदबू पसंद नहीं आती है। खाली इसकी नहीं, कोई भी जो फर्मेंटेड मटेरियल होता है, चाहे वो अचार है, चाहे वो सिरका है, चाहे आपका शराब है, किसी भी चीज को ये जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो पसंद नहीं करते हैं। कभी भी मक्खी सिरके के ऊपर नहीं आती है, कभी भी मक्खी मच्छर शराब के ऊपर नहीं आते हैं, और कभी उसको खराब भी नहीं करते हैं। दूध आप, जूस आप रखोगे तो वो 24 घंटे में खराब हो जाएगा, लेकिन सिरका सालों साल तक खराब नहीं होता है। शराब सालों साल तक खराब नहीं होती। क्यों नहीं होती है कि उसमें जो ये बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया के दुश्मन होते हैं। ये उनको घुसने नहीं देते हैं, अपने अंदर घुसने नहीं देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं अपने अपने लिक्विड की, जहां वो रहते हैं अपनी कॉलोनी की। तो इसलिए ये हमेशा खराब, ये इससे बनी हुई चीजें कभी भी खराब नहीं होती हैं। तो ये सिद्धांत से ये पेस्टिसाइड के रूप में काम करता है। घरों में अगर हम बात करें तो जो हमारी WC होती है, WC को, यूरिनल को, वॉश मशीन को
इसको साफ करने में बहुत अच्छा काम आता है ये। और ज़्यादा अगर वहाँ खराब हो गया, ज़्यादा स्टेन आ गया है, तो इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद में आप साफ पानी से धो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई नेचुरल चीज़ है, कोई पत्थर की बनी हुई चीज़ है जो जिसपे स्टेन आ सकता है, जो नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उसमें डाइल्यूट कर लें। आप इसको 1:20 में डाइल्यूट करके आप उस चीज़ को साफ कर लें और फिर उसको आप साफ पानी से उसको वॉश कर दें। तो इसका ये फायदा है कि इसके द्वारा जो पानी आप जो भी आप चाहे आपका फ्लोर का पोछा वाला पानी है, चाहे आपका टॉयलेट का सफाई वाला पानी है, इवन गाड़ी की सफाई वाला पानी है, इस बायो एंजाइम का ये फायदा है कि इससे जो वेस्ट वाटर जो निकलता है उसको आप पौधों में डाल सकते हैं। जबकि रासायनिक वाला जो पानी होता है, डिटर्जेंट वाला पानी होता है, साबुन वाला पानी होता है, उसको आप पौधों में नहीं डाल सकते क्योंकि वो पौधों को नुकसान पहुंचाता है। और जैसे मैंने बताया था कि अगर सीवर में भी जाता है तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भी ये बैक्टीरिया हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर भी बाद में बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं जो उसको साफ करते हैं। तो ये इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। तो आप इसे दूसरा इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा है कि अगर आपकी नाली चौक हो गई है, आपने देखा होगा कई बार नाली में धीरे धीरे कोई गंद आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे नाली आपकी चौक हो जाती है। तो उस नाली में से जितना मोटा मोटा आप हटा सकते हैं मैन्युअली, उतना पोर्शन आप हटा लें। उसके बाद आप बायो एंजाइम उसमें डाल दें, बायो एंजाइम डाल के रात भर छोड़ दें। सुबह आप देखेंगे तो वो जो स्टफ था वो काफी लूजन हो गया, या तो वो वैसे भी फ्लश आउट हो गया, फ्लश आउट नहीं होगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो बहुत ही क्या ये जो बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड बनता है वो प्रोटीन का उसको खत्म कर देते हैं। और उसमें केमिकली कोई भी बॉन्ड होता है जो उसको बांध के रखता है उसको ये तोड़ देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो नाली की सफाई में ये बहुत अच्छा कारगर है इसका। फिर आप इसको आप चाहें तो इसको बहुत कम क्वांटिटी में नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बॉडी में जो नहाने वाला आपका पानी उसमें अगर आप डालेंगे तो आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन की इचिंग वगैरह नहीं होगी। और पानी का में अगर कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं तो वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही जो अगर आपके पास में पेट हैं, जो पालतू कुत्ते वगैरह होते हैं, बिल्ली वगैरह होती हैं, उनको भी अगर आप बायो एंजाइम वाले पानी से नहलाते हैं तो उसमें स्किन की बीमारी नहीं लगती है। और उसमें अगर कोई बीमारी लगी हुई है या उसमें कोई बग पेट लगा हुआ, पेस्ट लगा हुआ है, तो वो भाग जाएगा, वो इसको पसंद नहीं करता है, वो रिपेल हो जाएगा। तो ये बड़ा काम की चीज है। या जो कई बार हम देखते हैं कि जो पेट को पहनाने वाले कपड़े होते हैं, हम कई लोग कुत्ते को भी कपड़े पहना देते हैं, बिल्ली को भी पहना देते हैं, और या उसके नीचे का जो बेड होता है उसको भी अगर वॉश करने के लिए आप अगर इससे वॉश करते हैं तो वो सैनिटाइज हो जाता है, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। तो इस तरह से इसके बड़े फायदे हैं। और पानी की सफाई करने का तो बहुत ही अच्छा ये साधन है। अगर जैसे गांव में पौंड होते हैं जहां पशु पानी पीने जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो पानी गंदा होता है, फिर भी उनको बेचारों को पीना पड़ता है। तो अगर उस पानी में अगर हम ये बायो एंजाइम डाल दें, और ये प्रूव किया हुआ है, मेरे एक मित्र हैं आईआईटी दिल्ली के पास आउट, राम प्रकाश जी हैं, बेवाड़ी में रहते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और म्यूनिसिपैलिटी को भी इसके सैंपल दिखाए। तो वो जो सीओडी और बीओडी है जो वो 50% से ज्यादा वो उसमें कम हो जाती है। यानी कि बीओडी और सीओडी क्या होती है, वो ऑक्सीजन होती है जो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करती है, उसको मटेरियल को खत्म करती है। तो उसमें बीओडी कम इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन का कम इस्तेमाल होता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो ये एक प्रूवन है कि अगर गंदा पानी कहीं पे है, कोई झील है आपके पास में जहां आपको लगे कि भी पानी बड़ा गंदा है, तो आपके पास में सरप्लस जो आपने बायो एंजाइम बनाया है वो आप उसमें डाल सकते हैं। और उसमें डालेंगे तो पानी धीरे धीरे साफ हो जाएगा, और जो भी उसमें कचरा होगा वो सेडिमेंटेशन के द्वारा नीचे बैठ जाएगा, पानी नितर के ऊपर आ जाएगा। आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गंदा पानी आप लेके मैंने किया हुआ है इसको, मैंने उसमें नाप तो नहीं सका कितनी बीओडी, लेकिन उन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से नापा था। लेकिन मैंने इसका फिटकड़ी की तरह देखा कि पानी नितर गया है, नीचे सेडिमेंट बैठ गए हैं, और जो नीचे बैठते हैं
वो भी रेजिड्यू के रूप में होते हैं जो नुकसानदायक नहीं होते, क्योंकि ये नुकसान वाली चीज को ये बैक्टीरिया खा जाते हैं। तो पानी को शुद्ध करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। और भैया एक सवाल था, जैसे कि अपने अभी जी, फोन के लिए बोला कि उसमें डाल सकते हैं, तो ये कितना डालना है और कितनी बार डालना है? और ओके, आपने अभी तक जितनी भी शेयरिंग की उसमें आपने जो भी रेशियो बताया, हाँ जी, हाँ अगर जी, आप रिपीट कर दोगे तो हर हाँ कोई मैं रिपीट नोट्स बना लेंगे। हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, मैं रिपीट हाँ। कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो जो कॉमन रेशियो सब जगह इस्तेमाल होता है वो तो 1:100 है, यानी कि 100 भाग पानी और 1 भाग बायो एंजाइम। लेकिन ये बिल्कुल सेफर साइड वाला है, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कितना गंदा सरफेस है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे, जैसे गार्डन का मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपने पेस्टिसाइड के रूप में स्प्रे करना है, अगर आपने प्रिवेंटिव रूप में करना है तो 1:100 है। अगर ऑलरेडी पेस्ट लगा हुआ है तो 1:50 है। अगर आपने मिट्टी में मिलाना है, सिंचाई के पानी में इसको मिलाना है तो 1:500 है। उसके बाद में अब गाड़ी को साफ करना है। गाड़ी अगर बहुत अच्छी साफ है, रोज साफ होती है, तो इसमें 150 1:50 100 चल सकता है। लेकिन आपको लगता है कि गाड़ी कई दिनों से साफ नहीं की है, गाड़ी के ऊपर धब्बे दाग आ गए हैं, तो आप उसको इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए। आप 1:20 कर दीजिए, यानी 20 भाग पानी में 1 भाग बायो एंजाइम से उसको कपड़े से उस पे गाड़ी के ऊपर पूरे पे लगा दीजिए। बाद में उसको पानी से साफ पानी से साफ कर लीजिए, तो स्टेन हट जाएंगे। ये डिपेंड करता है। ऐसे ही दूसरा इसका उपयोग था, जो हम सब्जियां लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं मार्केट से, उसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड लगी हुई होती है, बहुत सारी। और उस पेस्टिसाइड को वो पेस्टिसाइड नॉर्मल पानी से इतना साफ नहीं होती है। और तो उसके लिए ये बायो एंजाइम बड़ा एक कारगर है। आप अगर बायो एंजाइम आपके पास में है तो आप 1:10 का रेशो ले लें। 10 ml 10 लीटर पानी में 1 लीटर ये लेके, इसको आप रेशो तो मैंने वैसे बता रहा हूँ, लेकिन उसी अनुपात में आप इसको कम कर सकते हैं। आप अगर उसको 10 ml में 1 ml मिला सकते हैं, 10 लीटर में 1 लीटर, 5 लीटर में आधा लीटर, वो आप उसी रेशो में 1:10 की रेशो में आप अपना कन्वर्ट कर ले, जितना आपको पानी चाहिए। तो 1:10 में आप जो जो मिला के जो फ्रूट और सब्जियां बाजार से आप लेके आए हैं, उनको आप 15 मिनट भिगो दीजिए, उनको 15 मिनट भिगो दीजिए और फिर उनको साफ कर दीजिए। तो वो जो रेजिड्यू होगा जो पेस्टिसाइड का उसके ऊपर चिपका हुआ होगा, वो ब्रेक डाउन होके वो अलग हो जाएगा। और दूसरा इसका ये फायदा है कि ये अगर कई बार कोई चीज नहीं दूर होती है तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे टॉक्सिन है, अगर उसमें जो हार्मफुल चीज है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर देगा, वो उतना हार्मफुल नहीं रहेगा जितना हार्मफुल पहले था। तो ये रेशो सब्जी फ्रूट धोने के लिए है। फर्श को धोने के लिए तो नॉर्मल 1:100 है आपका। अगर टाइल बहुत गंदी हो गई है, जहां टाइल पे काई जम गई है, आपको लग रहा है कि यहाँ कालापन आया हुआ है, तो उसमें वही आप 1:10 का आपसे शुरू करें। और रेगुलर यूज कर रहे हैं का गंदा नहीं है तो 1:50 आपका है जो रेगुलर यूज कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी गंदी हो चुकी है, उसमें दाग आ चुका है, काली हो चुकी है, तो 1:10 का आप रेशो इसमें इस्तेमाल करें। ऐसे ही टॉयलेट अगर है, डब्ल्यूसी जो है, डब्ल्यूसी जो चाइना वेयर की होती है, उसमें भी आप बहुत गंदा अगर है तो मैं तो कहूंगा कि आप उसमें अनडाइल्यूटेड बिना पानी मिलाए आप थोड़ा सा उसमें ऐसे घुमा दें और 10-15 मिनट के बाद में उसको फ्लश कर दें। या अगर वो नॉर्मल है तो 1:10 के हिसाब से आप उसको कर लें। वॉश बेसिन भी है, उसको साफ करना है तो 1:10 के रेशियो में आप उसको कर लें। और उसके बाद में आपका वो आ गया बॉडी वॉश का। बॉडी वॉश में जैसे है, बॉडी वॉश में आप ज़्यादा नहीं मिलाएं, आप 1:200 रखें। आप 1:100 से कम आप इसको ज़्यादा गहरा नहीं करें। 1:100 से लेके 1:200 का आप रखें तो बॉडी वॉश में इसको। और उसमें कुछ लोग क्या करते हैं बॉडी वॉश में, फिर उसमें जो नेचुरल चीज़ें होती है, जो सोप नट वगैरह होते हैं, वो भी मिला लेते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से उसमें आप नेचुरल चीज कोई भी मिला सकते हैं। उन चीजों में भी अगर आप बायो एंजाइम मिला देते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, वो एक तरह से सैनिटाइज हो जाता है। ऐसे ही इस तरह से ये रेशो है जो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे
जैसे मैंने बताया कि ये कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होता है। बेसिल्स वो बैक्टीरिया होता है, बेसिल्स वो बैक्टीरिया नहीं होता है, बेसिल्स वो बैक्टीरिया होता है जो हमारी ह्यूमन की आंतों में भी पाया जाता है, जो दही में भी पाया जाता है, जो खमीर में भी पाया जाता है। तो ये कोई ऐसी नुकसान करने वाली चीज नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपने जैसे मैं पशुओं के लिए बताया था कि तालाब में तो ऐड करना ठीक है, वो पूरे तालाब में फायदा है, लेकिन आपके अपने पशु है तो उन पशुओं के पानी में आप इसको मिला सकते हैं। तो उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाता है। ह्यूमन भी इसको यूज करते हैं, लेकिन अभी तक इतना ज्यादा कोई इसको साइंटिफिक नहीं आया है, और रिस्क नहीं लेना चाहिए ह्यूमन के लिए, लेकिन ये नुकसान नहीं करता है। लेकिन पशुओं के लिए इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसको उनके पीने वाले पानी में मिलाते हैं, 1:1000 के रेशियो में इसको मिला के और उनको पिलाते हैं। तो एक तो पानी साफ होता है, बैक्टीरिया फ्री होता है, और एक उसका डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है। उस टेस्ट से पशु उसको पानी को बहुत बढ़िया तरीके से पी लेते हैं, और उनका जो गट होता है, जो उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये भी एक इसका इस्तेमाल है जो पशुओं के पीने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें हो गई है। अगर कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ तो मैं बाद में जब आपके क्वेश्चन आएंगे उसको बता सकता हूँ। सफाई के सारे तरीकों चीज़ें कि आपको पता है किसी भी चीज़ को आप साफ कर सकते हैं। इससे सफाई ही नहीं होती है, इससे बदबू भी जाती है, क्योंकि बदबू जो होती है वो भी एक बैड बैक्टीरिया पैदा करते हैं। तो बैक्टीरिया वाले जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो इससे भाग जाते हैं, तो इससे बदबू खत्म हो। जैसे मैंने बताया था कि यूरिनल WC में जहाँ बदबू आ रही होती है वहाँ इसका इस्तेमाल हम आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद में बर्तन साफ इससे कर सकते हैं। जो आपके बर्तन होते हैं, आप फ्रिज साफ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में हमारी खाने वाली चीज़ें होती हैं, तो हमें हमेशा फ्रिज को बैक्टीरिया फ्री रखना ही चाहिए। उसमें भी धीरे धीरे फ्रूट सब्जियों के साथ में आए हुए कुछ न कुछ बैक्टीरिया लग सकते हैं, उसमें गंदगी फंगस लग सकती है। तो हमें फ्रिज को भी साफ करने में इसको बड़ा ये काम में ले सकते हैं। और उसके बाद में जो जूतों की स्मेल होती है, देखो जूतों की स्मेल भी एक बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है। जिसके किसी के जुराब में स्मेल आती है, जूतों में स्मेल आती है, तो उस जुराब को, सॉक को आप अगर वॉशेबल शू को आप अगर बायो एंजाइम वाले पानी से साफ करेंगे तो बदबू खत्म हो जाएगी और उसकी शाइनिंग बढ़ जाएगी। और ऐसे ही आप अपने पैर को भी साफ कर सकते हैं। अगर बदबू वाला पैर आपका है तो आप उसको इससे साफ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अनलेस की कोई बहुत बड़ी स्किन की बीमारी आपको पहले से ही हो, डॉक्टर ने कोई मना किया, वो अलग बात है। नॉर्मल हेल्दी स्किन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में पेट क्लीनर, जो आपके पालतू पशु होते हैं उनकी सफाई आप इससे कर सकते हो। और उसके बाद में फर्नीचर को साफ कर सकते हो, आप अपनी चिमनी को साफ कर सकते हो। और घर में आपके जो पेस्ट हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं इसके प्रयोग से। और प्लांट का मैंने आपको बता दिया था, फर्टिलाइजर का मैंने बता दिया था। कंपोस्टिंग का, जहां तक कंपोस्टिंग का है, देखिए कंपोस्टिंग का एक पॉइंट छूट गया। हालांकि इसको कंपोस्टिंग में डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि कंपोस्टिंग ऑलरेडी हमारी उसमें लिक्विड डालना, लेकिन प्रयोग मैंने इसका जरूर किया। मैंने लीफ मोल्ड बनाया, जो पत्तों की खाद बनाते हैं जिसको लीफ मोल्ड कहते हैं। उसमें आप वो, और उन पत्तियों को गीला करना होता है। तो उन पत्तियों को अगर आप सादे पानी की बजाय, अगर आपके पास में बायो एंजाइम है, उस वाले पानी से अगर आप गीला कर देते हैं तो वो लीफ मोल्ड जल्दी बनती है और वो अच्छी बनती है, पावरफुल बनती है। तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आपका बाकी तो सारी मेरे ख्याल में हो गई है। और अभी कोई इसमें अगर किसी का, मेरे ख्याल में क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन इसमें तो वो ले लेते हैं। और नहीं तो कुछ पॉइंट ऐसा जो छूट गया हो और किसी के क्वेश्चन से आएगा तो हम उसको रिपीट कर देंगे। तो या तो कोई एडमिन जिन्होंने क्वेश्चन चैट में जी पूछे हैं बिल्कुल। उनमें हाँ, से हम देख के लोग बताएं तो सवाल मेरे लिए आसान हो सवाल जाएगा। ठीक है। हाँ जी। पहले कुछ कॉमन जी। सवाल जो कि हमारे हर सेशन में हम पूछते हैं कि आपने जर्नी कब स्टार्ट की बायोएंजाइम की? देखिए मैंने 3 साल पहले पहले स्टार्ट करी ये बायो एंजाइम, क्योंकि कंपोस्ट तो मैं पहले यूए में कर चुका था, लेकिन मैंने ये कोरोना के टाइम पे इंडिया आने के बाद में मैंने बायो एंजाइम पूरा तरीके से मैंने स्टार्ट किया।
3 साल पहले मैंने ये शुरू किया। और आपने सबसे पहले कौन सा बायोएंजाइम बनाया? मैंने तो सिट्रस फ्रूट का ही बनाया, क्योंकि हम वो जैसे मैंने बताया, मैं हमारे गांव से बोरा भर के, कट्टा भर के एक किनू का लाए थे हम। और वो अब सोचा उनका क्या करें। और कंपोस्ट वाले सोशल मीडिया वाले तो कह रहे थे जी कंपोस्ट में मत डालो। तो हमने कहा तो क्या करें, तब हमने उसका बायो एंजाइम बनाया सबसे पहले। उसके बाद में तो फिर लेमन का, अनार का, और जो भी ऑरेंज वगैरह थे उनका भी बनाया। सबसे पहले मैंने कीनू का बनाया। इन जनरल जो बनाते हो आप, आपके घर से जो निकलते हैं उन्हीं को यूज करते हो या फिर आप मार्केट से कहीं से सोर्स करते हो? नहीं, अभी तक मैंने घर से ही बनाया था। और अभी मैंने पिछले दिनों कुछ हमारे यहाँ मार्केट लगती है, उसमें जो आपका अनानास होता है उसका वेस्ट बहुत निकलता है, तो मैंने उसकी कंपोस्ट में डाला था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, सर आप इसका बायो एंजाइम बना लें। तो लेकिन वो उसके लिए तो 200 लीटर पानी चाहिए, इतने ज़्यादा वो क्वांटिटी में वो थे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जिसको बल्क क्वांटिटी में चाहिए वो अपने घर के उस पर डिपेंड ना रहें। वो जूस वाला जो होता है उसके पास छिलकों का ढेर लगा होता है। जो अनानास बेचते हैं उनके पास भी छिलकों का ढेर लगा रहता है। तो किसी को बल्क में चाहिए पानी साफ करने के लिए, तालाब साफ करने के लिए, ड्रेन साफ करने के लिए, तो उनको, उनके लिए मैं सुझाव दूंगा कि वो बाहर से इनको सोर्स कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग बनाते हैं तो कोई फ्लैट में रहता है, कोई घर पर रहता है, तो हमें एक बहुत स्पेस चाहिए होता है जहां इनको प्रोसेस में लाना है, स्टोर करना है। तो आपने अपने घर का कौन सा कॉर्नर चूज किया जहां आप इसे स्टोर करते हैं? ओके, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने स्टार्ट तो किचन के नीचे से किया था, बट मेरी वाइफ बड़ी सफाई पसंद है, तो वो कोई भी चीज़ अपनी किचन में अपनी चीज़ के अलावा नहीं रहने देती है, तो उसने मेरे को वहाँ से आउट कर दिया। तो फिर मैंने बालकोनी में रखा जो ढकी हुई थी। और उस बालकोनी में अभी भी मेरे पास वो बना हुआ है, कम से कम 10-15 लीटर का पड़ा हुआ है। वो उसके लिए भी रोज झगड़ा होता है कि आपका ये बहुत ज़्यादा हो गया, अभी इसको आप ख़त्म करो। क्योंकि क्लीनिंग में और पोछे वाले पानी में तो बहुत कम इस्तेमाल होता है एक्चुअली। और इससे थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि शुरू शुरू में जो इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा इसमें चिपचिपापन लगता है। तो जो लेडीज एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा कुछ इतना केयर नहीं करती हैं, उनको लगता है कि भी ये क्या मुसीबत आ गई, ये थोड़ी सी इसमें चिपचिपाहट आती है। तो इसलिए उसके लिए ये कि डाइल्यूट इसको करें, और या एक बार सफाई करने के बाद में साफ पानी से फिर पोछा मारें। तो वो चिपचिपाहट वाली, और दूसरा चिपचिपाहट जो है वो भी एक टाइम के लिए होती है। वो रातों रात छोड़ देंगे तो अगले दिन वो खत्म हो जाती है एक्चुअली। तो ये एक है इसका। हाँ जी। और जितने भी बॉटल्स आप यूज करते हो, आप बॉटल्स कहाँ से सोर्स करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जब गांव जाता हूँ तो मेरी वाइफ को जो वहाँ का पानी सूट नहीं करता है, मैं तो वहाँ के पानी को उबाल के इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं वैसे भी सस्टेनेबल लिविंग में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, खर्चा कम करता हूँ। तो 5 लीटर वाली बिस्लरी वाली बोतलें हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई थी। और वो हम गांव से ही लेके आए 5 लीटर वाली बोतलें। तो ज़्यादातर मैंने उस 5 लीटर वाली पानी वाली बोतल में ही बनाया। हालांकि शुरू में जब गांव नहीं गए थे तब हमारे पास जो भी पानी की, कोल्ड ड्रिंक की जो भी बोतलें होती थी, ज़्यादा मैंने कोल्ड ड्रिंक वाली बोतलों में 1.5 लीटर 2 लीटर वाली में बनाई, क्योंकि वो थोड़ी ड्यूरेबल होती है, थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, और क्वांटिटी भी उसमें अच्छी आ जाती है। और लगे हाथ में बता दूं कि ये डालना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसमें जो पल्प बच जाता है ना, वो निकालना बोतल में से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे यही राय दूंगा कि आप बहुत छोटा करके इसमें डालें, और इसको निकालने की जल्दी नहीं करें। वहां पड़ा रहेगा तो आपको नुकसान नहीं देगा। वो पड़ा रहने का मतलब है कि उसमें बैक्टीरिया अभी भी लाइव है, और वो बिल्कुल जब डिजोल्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तब उसको निकाल लें। 3 महीने बाद आपको कुछ जरूरी नहीं है कि आपने उसको निकाल लें, जितनी जरूरत पड़े उतना निकाल लें, बाकी उसके अंदर छोड़ दें। और जब अगली बार बनाएंगे तो उसी बोतल में बना लें। उसमें वो पीछे के जो पल्प बचे हुए हैं, छिलके, वो एक तरह से कल्चर का काम करते हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं। जैसे कि आप इस जर्नी पर हो तो आपको बायोएंजाइम के बारे में पता है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स, आपके परिवार में कितने लोग हैं और उनका क्या रिस्पांस या फीडबैक होता है बायोएंजाइम को लेकर? देखिए, मैं तो अभी, क्योंकि मेरे बच्चे सब सेटल हैं, और 2 बेटे मेरे अब्रोड हैं, बेटी मेरी दिल्ली में रहती है, मैं और मेरी वाइफ यहाँ रहते हैं। तो वाइफ को पता है बायो एंजाइम का, बट वो उस, जैसे मैंने कहा है कि वो उसको वो चिपचिपाहट पसंद नहीं है, और वो
हैबिचुअल हो गई हैं, वो जो केमिकल डेजर्टेंट वगैरह है, तो आसानी से नहीं मानती है। काफी जोर दे के कहना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तब जाके, बट उसको मालूम है। अब तक आपने कितने लोगों को बनाकर गिफ्ट किया है और उनका क्या फीडबैक रहा? वापस से अभी तक आपसे मांगा हाँ, या रेसिपी पूछी? हाँ, अभी तक किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं देना चाहता था मेरे गांव में, अभी भी मेरे पास में 11 बोतलें 5 लीटर वाली, यानी कि 55 लीटर मेरा वहां पड़ा हुआ है, 10 लीटर मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। तो अभी तक किसी ने मेरे से मांगा नहीं, और लोगों में इतना वो है नहीं अभी भी। लोग नेचर के प्रति, सस्टेनेबिलिटी के प्रति, इन चीजों के प्रति अभी भी वो उतने लोग हैं नहीं। मतलब अभी भी वो दिखावा पसंद है, साफ सुथरा चाहते हैं, क्विक रिजल्ट चाहते हैं। तो इस तरह से अभी किसी को मैंने दिया नहीं, मैंने इस्तेमाल खुद ही किया है। और बताया जरूर है, लोगों को कहा है कि आप खुद बनाएं, ताकि आप अपने जो वेस्ट है उसको आप ठिकाने लगा सकें। ये बिल्कुल सही बोला कि आपने एकदम सही शेयरिंग की कि बहुत कम लोग वापस से डिमांड करते हैं या इस जर्नी में जुड़ते हैं। आपका जब पहला बायोएंजाइम रेडी हुआ, आपकी फीलिंग कैसी थी और आपने उसको किस यूज में लिया? बहुत। जैसे मैंने बताया था कि मैं उसको यूरिनल के पर्पज से मैं करना चाहता था, तो सबसे पहले तो मैंने डब्ल्यूसी में यूज किया। बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही अच्छा कलर आया, उसकी बहुत अच्छी महक आई। मैंने तो अपनी वाइफ को बताया भी, इसको सूंघ के देखो, बट उसको पता नहीं, थोड़ा इन चीज़ों से थोड़ा इतना वो है नहीं, तो उसने कहा नहीं, मेरे को सूंघने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी, और मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे जो 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 स्मेल आती थी डब्ल्यूसी में, वो स्मेल कम हुई, और मुझे बड़ी सेटिस्फिकेशन हुआ। जैसे मैंने बताया कि मैं इंजीनियर हूं, और मुझे पता है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मैं डिटर्जेंट को अगर मैं फ्लश आउट नहीं करूं सीवर सिस्टम में, तो अकेला एक इस्तेमाल ही इतना बड़ा इस्तेमाल है मेरी नज़र में, कि मैं अगर और कुछ भी ना करूं, मैं उसको केमिकल डिटर्जेंट को डब्ल्यूसी में और बाथरूम में, टॉयलेट में फ्लश आउट नहीं भी करूं, तो मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी सारे उपयोग तो इसके बोनस है। बिश्नोई जी, आपने बिल्कुल सही कहा। परिवार में एक दो सदस्य ऐसे होते ही हैं जो इसे स्वीकार नहीं करते। तो मेरे लिए भी अभी तक चैलेंजिंग है अपने बच्चों को इससे जोड़ना। और जैसे कि आपने टॉयलेट की बात की, तो मेरी छोटी सी शेयरिंग है। जैसे मॉर्निंग मेरा रूटीन है कि एक बकेट बाथरूम में भर देना, उसमें बायोएंजाइम डाल देना। और मेरी भी आदत है कि हर बार यूरिन के बाद फ्लश नहीं करके अगर आप 2 मग पानी डाल देते हो, तो आपका फ्लश का कितना पानी बच जाता है, प्लस बायोएंजाइम का पानी उसमें जा रहा है। तो ये बहुत छोटी सी आदत है जो आप अपनी दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा जी आपने, बिल्कुल सही कहा। और एक मैं तो आखिरी जो सवाल, जो मेरे मेल जैसे, जो हाँ, लगे हाथ में बता दूं, बुरा नहीं मानना। मैं तो सभी को मैं एडवाइज करता हूं कि भी हमारे घरों में, मैं तो कहता हूं कि जो यूरिनल भी लगाना चाहिए। अगर स्पेस की प्रॉब्लम है तो अलग बात है, वरना यूरिनल होना चाहिए। और हालांकि लेडीज पसंद नहीं करेंगी, बट ये बहुत अच्छा एक तरीका है पानी बचाने का, कि 100 ml पेशाब के लिए हम 10 लीटर पानी ऐसे ही बहा देते हैं। तो यूरिनल भी एक पानी को सेव करने का अच्छा तरीका है। तो अगर कोई करना चाहे तो वो करना चाहिए। मैंने तो ऑफिस वगैरह में, पब्लिक प्लेसेस में, सोसाइटीज में, और मैं कई जगह, और मैंने अपने गांव में भी यूरिनल लगाया हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि मैं पानी को बचाना चाहता था। धन्यवाद। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है। अगर कोई अपना नया घर बनवा रहा है या फिर जिसके पास घर में जगह है, वो जरूर ये करें। ये बहुत अच्छा आपने सजेस्ट किया। आपने अभी तक बिल्कुल। कितने बायोएंजाइम यूज किए और 365 डेज आप क्या क्या यूज करते हो? देखिए, मैंने जैसे बताया कि मैंने इस्तेमाल टॉयलेट के क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया था। फिर मैंने वाइफ को दिया कि आप पोछे में मिलाओ। तो वो पोछे में मिलाया उसने शुरू में, और फिर नौकरानी साफ करने आती है उसको मिलाया, लेकिन वो रेगुलर नहीं मिलाती है। पता नहीं उसको कोई दिक्कत है, या मतलब पसंद नहीं है, या वो कन्विंस नहीं है, जो भी कारण होगा। तो स्टार्ट मैंने ऐसे किया था। फिर मैंने पौधों में, अब मैंने क्या किया, मैं अपने पौधों में इसको डालना शुरू कर दिया है। पौधों में मेरी छत पे काफ़ी सारे 200 पौधे लगे हुए हैं।
तो उनमें मैं महीने में एक बार मैं बायो एंजाइम वाला पानी उनको मैं दे देता हूँ। और गांव में तो जो जैसे मैंने बताया कि वहाँ ड्राई लीव ज़्यादा थी, मैं कंपोस्ट करना चाहता था, तो उसमें मैंने बायो एंजाइम वाला पानी मैंने उसको पत्तों में लीफ मोल्ड बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसको, हाँ, इसको सब्जियों को धोने के लिए भी मैंने शुरू में वाइफ को मैंने कहा कि बोतल रखी वहाँ पे कि भी आप जब भी सब्जी लाओ उससे साफ करो। लेकिन वो पुरानी आदत जाती नहीं है आसानी से, बट मैं भी लगा हुआ हूँ। हो सकता है धीरे धीरे आदत बन जाएगी। विश्वभाई जी, ये रिकॉर्डिंग हम लोग आपकी वाइफ के संग शेयर करना चाहेंगे। आपने मेरी काफी वाइफ सुन तारीफ कर दी मेरी उनकी। वाइफ सुन भी रही होगी। मेरी वाइफ सुन भी रही होगी, उसको मालूम है। लेकिन ये अच्छा पार्ट है कि वो आपके संग अभी मौजूद है। हाँ, मतलब बिल्कुल। आपके हर सेंटेंस में वो आपके संग है। नहीं नहीं, वो है। और मैंने तो आज उसको सुझाव दिया, उसको थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने उसको कहा कि भी देखिए, ये जब आप एक एक्सपेरिमेंट तो करके देखो कि भी स्किन में प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा बायो एंजाइम वाले पानी से वॉश करके देख लो, थोड़ा सा पोर्शन टेस्ट के लिए आप करके देख लो। तो उसने हाँ तो करी। अब देखो वो करेगी तो रिजल्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। एक और आखिरी सवाल अभी तुरंत आया कि आपने ग्रुप में पोस्ट किया था, आप कुछ जामुन का बायोएंजाइम बना रहे थे, तो उसके बारे में बिल्कुल। कुछ बताइए। देखिए वो मैंने उसमें ये हेडिंग दिया हुआ था कि भी ये जैसे मेरे को शुगर है, तो मैं काफ़ी जामुन खाता हूँ, और जामुन की गुठली भी रखता हूँ ताकि मैं बाद में उसको लगा पाऊँ। पौधे भी मैं बहुत लगाता हूँ, और जामुन के पत्ते भी मैं खाता हूँ चटनी में। तो मुझे वो बड़ा अट्रैक्ट किया। अचानक मैंने यूट्यूब किसी का कि भी हम बना सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उस टाइम पे जामुन सस्ते भी थे, और मैंने ले लिए क्योंकि वो बाद में तो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने उसका 4-5 लीटर के पानी में अभी वो बना के रखा हुआ है। बट उस वीडियो वाले ने मेरे को कहा था कि जी मैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये फ़ायदा शुगर में कैसे करता है बायो एंजाइम। तो वो मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ, वो किसी का आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी तक तो मैंने उसका प्रयोग नहीं किया है, लेकिन वो बन रहा है मेरा। और मैं श्योर हूँ कि वो देखो, कोई भी जो इनपुट होता है उसका इंग्रेडिएंट, उसकी प्रॉपर्टी तो रहती रहती है। और तो डेफिनेटली अगर जामुन का बायो एंजाइम होगा तो वो शुगर के लिए डेफिनेटली काम करेगा। क्योंकि मैं अभी जामुन का सिरका भी लेके आया हूँ, विनेगर जो मिलता है पतंजलि में मिलता है। तो उसको भी मैंने इस्तेमाल करके मैं देख रहा हूँ, और मुझे तो बड़ा टेस्टी लगा। विनेगर तो थोड़ा सा आप डाल दो तो पान जैसे कोल्ड ड्रिंक का सा टेस्ट आता है। उसको मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने नमक के साथ मिला के भी पिया, अच्छा लगा। शुगर मिला के भी पिया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये जो बेकार की चीज़ें, रासायनिक चीज़ें बेच रहे हैं, जो फालतू की जो जहर हम पी रहे हैं, उसके बदले में हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दें तो वो ज़्यादा फायदेमंद है और सस्टेनेबल भी है। तो अभी वो पूरा मेरा बना नहीं है, बनेगा। बनने के बाद में ये जब कोई मेरे को कोई इसका तरीका मिलेगा तब इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि अभी तक मैंने जहाँ भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कहा जाता है कि बायो एंजाइम बाकी क्लीनिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन एडिबल नहीं है। तो अभी तक मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैं बना के रख दिया है क्योंकि उस टाइम जामुन अवेलेबल थे। और अब जो भी मुझे सूचना मिलेगी, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ। आप लोगों को भी कोई ऐसा लिंक, ऐसी कोई रिसर्च, कोई ऐसा मिले, कोई आर्टिकल जिससे इसका उपयोग प्रयोग बताया हुआ हो, तो आप मुझे भी शेयर करिए, मैं भी इसको प्रयोग करना चाहता हूँ। आपकी इस जर्नी में आपको, हम लोग कुछ भी नया स्टार्ट करते तो कितनी बार कुछ फेलियर्स आता है, या फिर कहीं हम लोग फेल हो जाते हैं, या फिर मन करता है कि इतना झमेला कौन पालेगा। तो आपकी इस जर्नी में आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ, या फिर ऐसे कुछ सिंपल टिप्स एंड आइडियाज जो आप सभी को देना चाहोगे जिससे उनकी जर्नी ही आसान हो जाए। देखिए इसके लिए मैं तो देखिए, ये जर्नी आसान नहीं होती है, लेकिन ये अगर आपको इसके कन्विंस हो जाओ आप पहले, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी किसी भी चीज़ के जो कारण होते हैं ना, उस पे आप जाइए। आप देखा देखी नहीं, किसी ने शुरू किया तो हम भी फैशन की तरह शुरू कर दें, वो वाला फैशन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं।
जैसे मैंने बताया कि इसका इसका उपयोग क्या है। पर्यावरण, जो आदमी पर्यावरण से प्रेम करता है वो आदमी कितनी भी दिक्कतें आएंगी वो रुकेगा नहीं और झुकेगा भी नहीं। और तो मेन ये है कि क्या आप पर्यावरण से प्रेम करते हैं, क्या आप अपने स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं, क्या धरती माता से प्रेम करते हैं। अगर इनका आंसर यस है तो फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको आप डगमगा जाओगे। तो मेरा तो ये मैं और ये रिसर्च तो चलती रहती है, लेकिन मेन जब मुझे तो इसी से बहुत बड़ी संतुष्टि है। अब जैसे कंपोस्ट बनाता हूँ मैं, कंपोस्ट बनाने वाले लोगों को भी ये कहता हूँ कि भले ही आपके पास बहुत पैसा है, आप बनी बनाई कंपोस्ट ला सकते हैं, ठीक है। आप बनी बनाई मिट्टी ला सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप उस एंगल से नहीं, आप उस एंगल से कंपोस्ट बनाइए कि अगर कंपोस्ट नहीं बनाएंगे तो आपके कचरे का क्या होगा। और ये मैं अपनी वर्कशॉप में बहुत लोगों को बताया, मैंने दुबई में भी बताया। मैं आप हैरान हो जाओगे, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो कचरा हम घर से बाहर फेंकते हैं या कूड़े वाले उठा के लेके जाते हैं वो जाता कहाँ है, होता क्या है, क्या प्रभाव छोड़ता है। तो लोगों के पूछा तो कहते सर हमें तो पता नहीं, हम तो उसको फेंक के फ्री हो जाते हैं, हमें क्या लेना देना वो कहाँ जाता है। तो मैंने उनको बोला, कुछ एक जो मेरे कॉन्फिडेंट थे, मैंने कहा यार एक मेरे लेके काम काम करो, आपका ही बड़ा भला होगा। आप थोड़ा उसको मॉनिटर करो, आप जाओ कि वो कचरा जाता कहाँ है। तो उस बंदे ने आके बताया सर वो कचरा जब यहाँ से वो सफाई वाला लेके जाता है, वो नीचे उसकी रेडी लगी होती है, उस रेडी में वो बेचारा उसको गीले कचरे को सूखे कचरे से अलग करता है। उससे पूछा भी तुम अलग क्यों करता है, बोला सर मैं ये सूखे वाला कचरा मेरा 10 रुपए किलो बिक जाता है और गीले वाला मैं वहां पे एमसीडी की जो कंपोस्टिंग वाली है वो गाड़ी ले जाती है या वहां डंप कर देता हूँ। लेकिन और अगर कचरा जो बिल्कुल सूखा है, घर से आया है, जो अलग नहीं करना पड़ा, वो मेरा 20 रुपए किलो बिकता है। तो मैंने कहा यार देखो तुम उस गरीब आदमी का सोचो, अगर आप घर से सूखा और गीला कचरा अलग करके भेजेंगे, आप कुछ मत करो, आप इतना तो कर सकते हो कि सूखे को अलग भेजो, गीले को अलग भेजो, तो उस बेचारे गरीब का तो पैसा बनेगा। और वो और बिकने वाली चीज रिसाइकल होती है, गारंटी है। अगर अगर कोई कचरा उससे खरीदता है तो वो इसका मतलब रिसाइकल के लिए ही खरीदता है, तो वो रिसाइकल हो जाएगा। तो दो फायदे हो गए, तीन फायदे हो गए, एक तो रिसाइकल हो गया, एक वो कचरा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इतनी जो इम्पोर्टेंट चीज है लैंडफिल के जमीन है, लैंडफिल के रूप में वो ऑक्यूपाई नहीं होगी, और एक वो बीमारी पैदा नहीं करेगा। तो फिर मैंने कहा और आगे क्या, बोला और आगे मैंने देखा कि काफी सारा कचरा वहां जो कूड़ेदान बना हुआ है वहां इकट्ठा हो रहा है। मैंने कहा जी वहां का क्या सीन था, बोला सीन बड़ा बुरा था भाई साहब, नाक के में रुमाल लेके निकलना पड़ा, बड़ी बदबू आ रही थी, लिक्विड निकल रहा था, मक्खी मच्छर आ रहे थे, काकरोच आ रहे थे, चूहे भी थे वहां पे। तो मैंने कहा भी वो कचरा लेकिन आया कहाँ से, बोला वो आया तो हमारे द्वारा ही, हमने ही फेंका है। तो ये कह के जब हम इन चीजों से बंदों को हम कहेंगे कि उनको, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये जाता कहाँ है, इसका नुकसान क्या है, तो उनको जब हम ये दिखाएंगे, उनको लेके जाना चाहिए, उनको लैंडफिल की जगह पे लेके जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ हमारे दिल्ली में करनाल बाईपास पे बहुत बड़ी लैंडफिल है, जहाँ पे बहुत ऊंचे कम से कम 10 12 11 12 13 मंजिल के वो बन चुके हैं अभी भी ढेर। और वहाँ आप जो सबसे दुख वाली बात मुझे हुई जो मैंने देखा, वहाँ वो क्योंकि हम खाने में कचरे में खाना भी फेंक देते हैं, तो गायें उसको खाने के चक्कर में वहां चली जाती है, और वो जैसे जैसे कचरा ऊपर उठता है वो भी उसके साथ ऊपर उठती रहती है, और जो टॉप में चली जाती है वो गाय कभी वापस नहीं आती है। वो गाय मर के वहीं बीमार होके उसी कचरे में दफन हो जाती है, वहीं मर जाती है, वो कभी नीचे नहीं आती है। ये जब सीन देखते हैं तो हमें तब एहसास होता है कि ये कितनी नुकसान वाली चीज है। तो और जब मैं इसको दूसरे देशों में कंपेयर करता हूँ, मैं तो क्योंकि बहुत विदेशों में घूमता रहता हूँ, यही चीज अगर आप दुबई में देखेंगे तो वहाँ दुबई क्यों, आप इंडिया में इंदौर में जाके देख लें, इंदौर का जो ये वेस्ट डिस्पोजल जगह मैं खुद विजिट करके आया था। बहुत सारे लोग तो घूमने वाली जगह जाते हैं, लेकिन मैंने टैक्सी ड्राइवर को बोला कि मेरे को वहां ले चल, तो वो काफी हंसा, उसने सोचा कि बड़ा बेवकूफ आदमी है, वहां क्यों जा रहा है ये पता नहीं।
तो मैंने कहा भी भैया मेरे को देखने जाना है, तो मैं वहां देख के आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वहां पे जो गीला कचरा था उसकी खाद बन रही है, जो रिसाइकल वाला है, प्लास्टिक है, कांच है, धातु है, कागज है, वो रिसाइकल हो रहा है। और जो कंस्ट्रक्शन का मलबा है उसमें कोई मिक्स नहीं करा हुआ है, कंस्ट्रक्शन वाला मलबा टोटल ग्राइंड होके दोबारा से इस्तेमाल हो रहा है, सैंड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, मिट्टी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो हमारा सबसे बड़ा जो वेस्ट होता है वो एक्चुअली हम गीले सूखे कंस्ट्रक्शन को, वेस्ट को मिला देते हैं, इसीलिए ही वो कचरे के ढेर बनते हैं। अगर हम उसको अलग अलग रखें तो लगभग सारा ही रिसाइकल हो जाता है। तो मैं तो यही जो लोगों को कहूंगा कि आप प्लीज देखें वहां जाके, तब आपका आत्मा आपकी जगेगी। और एक बार आत्मा जगेगी तो फिर आप में कोई भी दिक्कतें आएंगी, कैसी भी दिक्कतें आएंगी, तो आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आपने जो भी कहा एक एक लाइन बिल्कुल हम रिलेट कर पा रहे हैं और बिल्कुल सही है। और कभी कभी पर्सनली मुझे थॉट आता है कि हम स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, क्यों नहीं ये सब हमारी सिलेबस का पार्ट हो कि कैसे प्लांट्स लगाने हैं, कैसे कचरा को अलग करना है। एक एक चीज जो हम घर पर रोज घर से बाहर निकाल रहे हैं उनका निकालने का सही तरीका क्या है। तो ये हर किसी को सरवाइव करने के लिए सीखना जरूरी है। होप इन फ्यूचर ये सब स्कूल के सिलेबस में ऐड हो और हर घर सस्टेनेबल लिविंग की तरफ मूव करे। आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं यहाँ का पर्यावरण गतिविधि का, दिल्ली प्रांत का पर्यावरण प्रमुख हूँ। हमारे यहाँ 34 विद्या भारती के स्कूल हैं, जिनको शिशु मंदिर या बाल वाटिका या आदर्श मंदिर, जो भी नाम से, अलग अलग नाम से होते हैं। तो वहाँ पे मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ। और बच्चों को सिखाने का ये फायदा है कि हम ये नहीं कि पर्यावरण दिवस के दिन पोस्टर लगा लिए, कचरा थोड़ा और फैला दिया, फोटो खिंचवा दिया, काम हो गया। नहीं, उसके संस्कार में शामिल होना चाहिए, उसकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए बच्चों को। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि उनके कपड़े भी पौधों से आते हैं, उनका कागज भी पौधों से आता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि जो वो बिजली खर्च करते हैं वो कोयला कितने सालों के बाद में बना और किस चीजों से बना। जो पेट्रोल वो खर्च करते हैं वो कैसे बना, कितने जीव जंतु उसमें खप गए, और कितने सदियां उसमें लग गई। और तो पानी जो है वो ग्लेशियर का पानी जो पिघल रहा है उससे कितना नुकसान है हमारा एक तो ये सब चीजें। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि ये हमें बच्चों के लेवल पे हमें बताना चाहिए, और उनको साइंटिफिक वे में बताना चाहिए, उनको लॉजिक के साथ बताना चाहिए, कारण बता के बताना चाहिए, ताकि उनके समझ में आए कि भी ये अगर हम करेंगे तो फायदा क्या है, नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है। तो आपने बहुत अच्छा कहा, हमें ये हमारा लाइफस्टाइल में शामिल करना पड़ेगा, दैनिक दिनचर्या का भाग बनाना पड़ेगा। और ये अकेले किसी एक पर्यावरण से, किसी एक गवर्नमेंट एजेंसी से, एक पर्यावरण मंत्रालय से बात बनने वाली नहीं है। ये तो हम सभी जब अपना अपना योगदान देंगे तभी ये पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। और ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। साधारण तरीके से हम अपने घर में, अपने लेवल पे, अपनी रुचि के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने रिसोर्स के हिसाब से भी हम योगदान दे सकते हैं। लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है कि इसको करने से नुकसान क्या है, करने से फायदा क्या है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और आप लोग जो ये अवेयरनेस का के लिए ग्रुप चलाते हैं, जो सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप चलाते हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। नॉलेज शेयरिंग बहुत अच्छी चीज है। हमारे आज के इतने लोगों में से अगर 2 बंदे भी प्रेरित हो गए तो भी हमारा ये प्रयास सफल माना जाएगा। आपने जो भी शेयरिंग किया बहुत मोटी नहीं लेकिन छोटी छोटी बातें थी जो कि करना बहुत आसान है, और इतने इजी लैंग्वेज में आपने बताया। आई थिंक सभी उससे बहुत कनेक्ट कर पाए होंगे। और काफी लोग हैं जिनका मन हो रहा होगा कि आपसे डायरेक्ट बात करें। तो 15 मिनट हम और जुड़े हैं अभी, और जिनके जो भी सवाल हैं आप हैंड रेस करके अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। पूर्णिमा जी, चैट बॉक्स में भी कुछ सवाल है, हाँ तो वो भी आप ले आप लेते हैं। हाँ आप ले लीजिए। हाँ, नरेश जी का सवाल है कि हमें बायो एंजाइम हम दांत साफ करने में यूज कर सकते हैं क्या? देखिए, अपने अनुभव से, अच्छा बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ। अपने अनुभव से बड़ी कोई साइंस नहीं है, अपने अनुभव से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है।
अपना अनुभव, जो हमारे किसान है वो खेती करते हैं, उनको एग्रीकल्चर नहीं आती है, बॉटनी नहीं आती है, लेकिन वो करते हैं, उनको पता है कि इससे ये फायदा ये नुकसान है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो दांत साफ करने में फायदा होगा, क्योंकि दांत में जो इनेमल चढ़ता है वो भी एक जैविक प्रोडक्ट है, स्टेन होता है, वो बिल्कुल साफ होगा और उसका नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर ये अंदर भी चला गया तो नुकसान नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप दांत साफ करिए, प्लीज, करना चाहिए। तो उसकी कोई मात्रा आप बता सकते हैं, किस मात्रा देखिए, में लेना सेफर होगा? साइड मात्रा मैंने बताई है कि 1:100 तो बिल्कुल सेफर साइड है। लेकिन डिपेंड करता है, किसी के दांत मेरी तरह अगर ज्यादा खराब हैं, ज्यादा पीले हैं, ज्यादा काले हैं, तो वो उसको 1:50 कर दे। और ज्यादा ही खराब है तो पहले उसको लगा के रखें, फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में साफ पानी से उसको साफ कर दें। तो ये भी अनुभव से आएगा, इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये नुकसान नहीं पहुंचाने वाली चीज नहीं है। अगर ये आपका इंजेस्ट भी हो गया तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये आप प्रैक्टिकल करिए और फिर हमें भी बताइए, हम भी सीखते हैं आप लोगों से। और नीता जी का सवाल था कि बायो एंजाइम के द्वारा उन्होंने कॉकरोच को तो रिपेल कर दिया है, बट चींटियां अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो इसकी कोई टिप्स है चींटियों के लिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चींटियां बड़ी टेढ़ी होती है एक्चुअली। चींटियां जो है ना, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें शुगर तो होता ही है, और भले ही वो अलग रूप में हो, लेकिन चींटियां आती है। चींटियां जो रिपेल होती है, इसकी गंध से ही रिपेल होती है, मतलब इसके बाकी किसी एक्शन से नहीं होती है। लेकिन ये मैं बता दूं कि इसमें चींटियों का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है। जो चींटी है वो है, और अंडे नहीं देगी, और वो ज्यादा वहां वो नहीं वो रहेगी, वो पसंद तो नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि वो ये देख के आ जाएगी। लेकिन अगर आपका सिट्रस फ्रूट का है तो धीरे धीरे रिपेल होंगी। उनको जब आप डेली वहां पे ये डालेंगे तो वो भी एकदम एक हफ्ते के बाद में वो भी छोड़ के भागेंगी। तो आपको थोड़ा पीछे लगे रहना पड़ेगा। एकदम से ऐसा कोई इजी सॉल्यूशन तो नहीं है, बट आप लगे रहें तो इतना मैं कहूंगा कि चींटियों को ये पसंद उनको पसंद तो ये नहीं है। तो चींटियां जाएंगी, पक्का जाएंगी, थोड़ा दिनों तक आपको लगा रहने पड़ेगा। किसी और को कोई सवाल है तो हैंड आगे रेज आगे। करके पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन मुझे 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 आ रहे हैं। नीता गांगुली जी ने पूछा था कि यूरिनल के लिए कंसल्टेशन क्या है। देखिए, वो हाँ। भी ऐसा ही कोई, देखो ऐसी कोई, ये तो कि अगर, जैसे मैं आया था, अगर वहां बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा स्टेन है, तो आप उसको पानी में कम डाइल्यूट करें, क्योंकि कोई नुकसान वाली बात नहीं है। चाइना क्ले कभी खराब नहीं होती है। जो नेचुरल स्टोन कोई है तो भले ही खराब हो जाए, लेकिन चाइना क्ले और टाइल इससे खराब नहीं होती है। तो पहले आप ज्यादा कंसंट्रेशन वाला लगाएं, 1:10 वाला लगाएं, 1:20 वाला लगाएं। फिर उसके बाद में उसको पानी से साफ कर दें। तो ये अनुभव से आ जाएगा आपको, मतलब ऐसा कोई इसमें कोई कम ज्यादा से कोई बहुत वो नुकसान वाली बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप बायो एंजाइम प्रोविजनल के लिए आप 1:10 से शुरू करें और सफाई हो जाएगी। उसके बाद में अगला सवाल सुनीता का था, कैन वी ग्राइंड पल्प और एंजाइम एंड यूज देम एज ए स्टार्टर? बिल्कुल सही बात है। हमें पल्प को स्टार्टर के रूप में यूज करने के लिए हमें ग्राइंड नहीं करना चाहिए, हमें उसको ऐसे यूज करना चाहिए ताकि वो उसमें बैक्टीरिया ज्यादा टाइम तक रहेंगे। अगर आपने बिल्कुल ग्राइंड करके डाल दिया तो वो जल्दी ही उसको खा जाएंगे, और फिर वो उनके लिए बचेगा नहीं। फिर था, बायो एंजाइम हैज टेकन केयर ऑफ कॉकरोचेस इन माय हाउस बट नॉट एंट्स। वो ठीक है, आपका बात हो गई है। एंट्स का नहीं है, लेकिन कामयाबी मिलेगी, आप लगे रहें। और कम से कम जो एंट का छोटा मोटा बिल हो, मोटे होल होते हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं, उसमें जब ये फिलअप हो जाएगा तो वो चली जाएंगी। मैं ये कहता हूँ कि वो डेफिनेटली चली जाएंगी। उसके बाद में यस, वाटर टैंक में ऐड किया जा सकता है। अगर आपका पानी साफ नहीं है, आपका पानी में कोई बदबू आ रही है, आपको लगता है कि उसमें कोई छोटा मोटा दूसरा पानी सीवर की लाइन पास में होने से उसमें गंदगी आ गई है, काई वगैरह आ गई है, आप बिल्कुल मिला सकते हैं। और जामुन का बायो एंजाइम का बनाया है, तरीका वही सेम है, 1:3:10 का रेशियो वाला। जामुन की गुठली को मैंने अलग कर दिया था ताकि मैं उनको पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकूं, या मैं उनका
पौधा लगा सकूं, और जो पल्प थी उसको मैंने जैसे बाकी फ्रूट के पील होते हैं उनके हिसाब से मैंने उनको बायो एंजाइम बनाया है, रखा हुआ है, अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, और मुझे भी अभी पता नहीं है कि कैसे किस मात्रा में इस्तेमाल करना है। होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। और उसके बाद में तीत वाला तो हो गया, गाजीपुर वाला उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जब वो ऐसी जगह पे जाना चाहिए। मैं कहता हूँ हम क्या है कि हम अपने घरों के अंदर ही अंदर रहते हैं और बाहर का नहीं देखते हैं, और हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा जो, हमें बस सिर्फ एक ही लाइन ध्यान रहे, हम जो खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, कैसे किस कंडीशन में आ रहा है, हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, कोई भी जो वेस्ट है चाहे कैसा भी है, वो कहाँ जा रहा है, उसका क्या हो रहा है। इस चीज पे अगर आप ध्यान लगा लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको अपने आप पता चल जाएंगी, बहुत सारी आपकी शंकाएं दूर हो जाएंगी और आपकी आंखें खुल जाएंगी। और बस ये तो मेरे इसमें हिसाब से तो हो गया। काकरोच बढ़ गए हैं, उसका क्या करें। देखिए काकरोच तो बढ़ गए हैं तो उनकी तो सफाई रखें, उनकी खाने की चीजें आप खाना उन्हें ना ही दें, साफ रखें, सफाई रखें, तो इसी से होगा। काकरोच भी रिपेल होते हैं इससे, उनको भी ये पसंद नहीं है। और हाउ टू यूज नीम बायो एंजाइम, ये मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमें पता है कि नीम पेस्टिसाइड के रूप में बहुत अच्छा है, तो नीम की जो निमोनिया होती है उनका हम बायो एंजाइम बना सकते हैं और उनसे पेस्टिसाइड अच्छा बनेगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो इंग्रेडिएंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी इसमें भी आ जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट में भी आ जाएगी। तो नीम का बायो एंजाइम बनाएंगे तो नीम ऑयल की तरह आपको वो पेस्टिसाइड के रूप में बहुत काम का होगा। नीम का और बायोएंजाइम हम लोग नहाने के लिए पोछे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने इस्तेमाल हाँ। नहीं किया है और ना उसका अभी बनाया भी नहीं है, क्योंकि मैं तो जितनी भी नीम की बोली मिलती है उससे पौधे उगा देता हूँ, तो मैं तो उसको वेस्ट करता नहीं हूँ। बट मैं कोशिश करूंगा कि एक बार इसको बनाएं, और ऑब्वियसली वो एक आपके लिए एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल तो है ही है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कोई बायो एंजाइम ऐसा है जो एडिबल है, ये अभी तक तो मेरे को नहीं मिला है। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी क्वांटिटी में ये नुकसान भी नहीं करता है, इसमें ऐसा कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे इसका तरीका कोई न कोई एडिबल का भी निकलेगा। और हाँ, जो दूसरे कुछ फर्मेंटेड फ्रूट एंजाइम होता है, वो खाने के लिए होते हैं, जैसे हमारा अचार बनता है वो भी एक फर्मेंटेड है, लेकिन हम उससे खा सकते हैं। ऐसे ही इन इन चीज़ों से हम डिफरेंट विधि से अगर हम बनाएंगे तो वो एडिबल बन जाएंगे। हम छिलकों के, हम मेरे ख्याल में हम उसका पाउडर भी बना सकते हैं, उसका कोई अचार भी बनाने की कोशिश करें। सबको करनी चाहिए ये, ऐसा कोई हम चाहें कि सब कुछ हमें लिखा लिखाया मिलेगा, हम सबको अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, और अपने अनुभव से, अपने एक्सपेरिमेंट से बड़ी आज तक कोई साइंस नहीं है। हाँ जी पूर्णिमा मैं जी, एक ओवर टू सवाल यू। पूछ सकती हाँ जी प्लीज गो अहेड हूँ? नीरज। हाँ, मुझे मीठा नीम जो होता है, करी पत्ता, उसके बीज है बहुत सारे, उसका बायो एंजाइम बनाना है बाल धोने के लिए। तो उसके उसमें जैगरी डालना पड़ेगा मुझे, कि सिर्फ पानी में वो बीज क्रश करके डाल दूंगी तो बन जाए? देखिए जी, बाई प्रिंसिपल तो बायो एंजाइम जो है ना वो गीली चीज का बनता है, जो फ्रूट अभी सूखा नहीं है उसी का बनता है। हाँ, हरे हरे ही है, अभी पेड़ पर है हरे। अगर वो, अगर हरे हैं और उनकी पल्प अभी है तो आप बना हाँ। सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, आप बनाइए। मैं डेफिनेटली वो इस्तेमाल हालांकि उसमें पल्प होती हैं बहुत, थोड़ी सी क्रश करके देख लें। इसका अभी तक कोई किसी बताया नहीं है, और मुझे भी, मैं भी सीखता। डेफिनेटली वो सिद्धांत के हिसाब से तो बनना चाहिए, और अच्छा। अगर वो अभी भी सूखा नहीं है तो बनाना हाँ हाँ। चाहिए। हाँ, पेड़ पे, सॉरी आपकी आवाज कट गई थी। जैगरी डालना है मुझे उसमें? हाँ, बायो एंजाइम बनाने के हाँ, लिए तो जैगरी डालना ही है। ठीक। देखिए बड़ा अच्छा ठीक क्वेश्चन है। है आपका। अभी कोई ये हाँ भी पूछ सकता है कि जैगरी हम डालते क्यों हैं। देखिए जो हाँ। बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको इनको शुरू में भोजन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है।
तो ये जो जैगरी हम डालते हैं ये उन बैक्टीरिया माइक्रोब्स के लिए शुरू का भोजन होता है, और बाद में तो जब वो जो पल्प है वो इनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और तो इनको खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरू में इनको जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए जैगरी जरूरत होती है, इसलिए इसलिए बायो एंजाइम में जैगरी डालना ही डालना होता है। धन्यवाद जी। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन हो? और कोई सवाल किसी का, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, ठीक है, राजेश जी आप पूछिए। और इससे पहले ये हाँ जी, मैं अपना एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। मैंने गुलाब का बनाया यस, था, यही मेरा क्वेश्चन एंजाइम बताया था। था, मेरा स्टेटमेंट यही था जी जी, क्योंकि तो कि हमारे हमें ड्राइवर अपना एक्सपीरियंस भी पहले शेयर करना चाहिए कि आपने क्या यूज किया। तो हाँ जी प्लीज। तो सर क्या था हाँ कि जी राजीव। गाड़ी वो अंदर से, वो जो हमारा ड्राइवर है गाड़ी अंदर से साफ करता था, तो जो केमिकल के स्प्रे स्प्रे आते हैं उनसे करता था। तो हमने एक दिन उससे कहा कि ये कर, तो उसके बाद में बोला कि ये इससे अच्छा, इतना अच्छा साफ होता है कांच के ग्लासेस वगैरह और ये सारी पूरी गाड़ी। तो बोले हफ्ते भर तक वो उसमें खुशबू आती रहती है, मतलब उसमें। वेरी गुड। तो वो रोज उसको मांगता है गुलाब का, तो मैं उसको बनाने का कभी ये और इसका ये तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि इसके ट्रेसेस रहते हैं बैक्टीरिया के, और तो वो बाद तक भी उसकी खुशबू आती है और बाद में भी उसमें कोई दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया आते नहीं है। और एक जैसे मैंने फायदा बताया था आपको कि गाड़ी साफ करने वाला पानी, अगर वो बायो एंजाइम से गाड़ी की सफाई की है तो वो पानी आप पौधे में डाल सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई डिटर्जेंट वाला पानी है वो अगर पौधे में डालते हैं तो नुकसान करता है। इवन आप जमीन पे पानी गिराते हैं, डिटर्जेंट वाला पानी जमीन पे गिराते हैं तो धरती माता पोल्यूट होती है, और वहां जो भी जीव जंतु जो बैक्टीरिया जीवित रह रहे होते हैं वो भी उससे मरते हैं। तो उससे एक तरह से बायोडाइवर्सिटी हमारी का बैलेंस तो सर बिगड़ता अभी है। हमने यही किया है और कि जो हमारा जो घर का कचरा है ना, हाँ जी, जितना भी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, जितना भी गीला है, हाँ जी, कुछ भी ये घर के बाहर नहीं जाना है। क्योंकि जो आप जो एग्जाम्पल बता रहे थे कि जो बाहर जो मिसमैनेज है, इसी की वजह से है कि हम देखिए इनिशियल लेवल पे वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है, प्रोडक्टिव बन सकता है, और बाहर जाने के बाद में प्रॉब्लम के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। हालांकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो कंपोस्टिंग था, बट पूर्णिमा जी ने मुझे बायो एंजाइम में उलझाया। बट आपने ये क्वेश्चन किया नहीं है तो सर, कंपोस्टिंग भी आपको अब लेंगे, हम लोग आपके संग हैं अभी। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो राजेश जी ने बड़ा सही सवाल किया। मैं भी पिछले 6 सालों से घर का कोई भी जैविक कचरा मैं बाहर नहीं फेंकता हूँ। मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं नाखून भी बाहर नहीं फेंकता हूँ, कोई बाल होते हैं वो भी बाहर नहीं फेंकता हूँ, वो सब उसमें जाते हैं। और कोई भी जो एक्सपायर्ड फूड है, एक्सपायर्ड कोई दाल है वो भी बाहर नहीं फेंकता हूँ। और कई लोग कहते हैं जी हम तो जो फूड आइटम होते हैं वो हम कंपोस्टिंग में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके का इस्तेमाल करता हूँ मैं उसमें फूड आइटम डाल सकता हूँ। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं कचरा सीधा एरोबिक कंपोस्टिंग में डालने की बजाय मैं उसको बाल्टी में, बंद बाल्टी में डाल के पहले उसको फर्मेंट करता हूँ। फर्मेंट करना मतलब उसको बोकाशी बनाना, उसका अचार बनाना। तो उस विधि में आप जो फूड आइटम है वो भी डाल सकते हो, बचा हुआ सब्जी डाल सकते हो, बची हुई रोटी डाल सकते हो। तो उससे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और बदबू भी नहीं आती है, और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घर का वेस्ट तो कभी भी हमें बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखना चाहिए भले ही हमारे पास कितना भी पैसा है, हमें अकेले कंपोस्ट बनाने के लिए ये नहीं कर रहे हैं, हम तो पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं। और खाली कंपोस्ट की बात नहीं है, अगर आप घर के जैविक कचरे से खाद या मिट्टी बनाते हो तो आपके गमलों में बाहर कम होता है, आपकी छत पे, आपकी बालकोनी पे बाहर कम होता है। और जितना जैविक कार्बन मिट्टी में होगा उतना पानी कम देना पड़ता है, क्योंकि वो पानी को रिटेन करता है। जो पानी गमलों में आप रोज डालते हो, अगर उन गमलों में आपने किचन वेस्ट का कंपोस्ट अगर आपने डाला हुआ है तो उन गमलों में 2 दिन में एक बार पानी देना पड़ेगा, इतना फर्क आता है। तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
चेन इफेक्ट होते हैं जिन्हें हम जनरली इग्नोर करते हैं, हम उधर जाते नहीं हैं। तो हमें थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड अपना रखते हुए हमें देखना चाहिए कि क्या होता है, आगे क्या होता है, कहाँ जाता है, फिर क्या होता है, क्या क्या करता है, कौन ले जाता है। ये क्वेश्चन जब हम रेज करेंगे तो हमें हर चीज की हकीकत पता चलेगा, वरना हमें हकीकत का पता नहीं होता है। धन्यवाद राजेश जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना हम सत्र को विराम देते हैं। एक क्वेश्चन मेरा है। अच्छा, ये बायो एंजाइम जब हम बनाते हैं उस समय ये बायो एंजाइम का को धूप में रखना है कि छांव में रखना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, क्योंकि ये इसीलिए मैं कहता हूँ इसके बेसिक्स, इसकी साइंस का हमें जरूर स्टडी करना चाहिए, चाहे उसके लिए टाइम लगे शुरू में। उसका ये फायदा है, बेसिक्स पे अगर हम जाएंगे तो एक तो हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी को कॉपी नहीं करना पड़ेगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हमें किसी भी चीज की साइंस, इसके पीछे की साइंस क्या है। अब ये बैक्टीरिया बनाते हैं, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर को पसंद करते हैं। वो ना तो डायरेक्ट सनलाइट को पसंद करते हैं, ना ही वो ठंडे फ्रिज वाली पोजीशन को पसंद करते हैं, वो रूम टेम्परेचर को पसंद करते हैं। तो ये जो बायो एंजाइम बना के आप रखते हो, उसको आप छाया में रखें, लेकिन आप उसको खुले में रखें। आप उसको कहीं फ्रिज में अंदर रखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल धूप में तो ना रखें उसको, क्योंकि उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। हालांकि बायो एंजाइम पूरा बनने के बाद में आप भले ही उसको धूप में भी रखें तो परवाह नहीं है, बट चूंकि इसमें थोड़े बहुत लाइव एक्टिव बैक्टीरिया रहते हैं, तो अगर उसको छाया में रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया था इसमें, हाउ टू फर्मेंट कुक्ड फूड वेस्ट। वो मैं अगले सेशन जब आप मेरा कंपोस्टिंग का रखेंगे और तो उसमें बताऊंगा। बट कुक्ड फूड भी फर्मेंट एनाएरोबिक तरीके से होता है, यानी वो बैक्टीरिया जो जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, उनके द्वारा फर्मेंट कराया जाता है। और वो बंद डिब्बे में होता है। उसका फायदा ये होता है कि ना तो वो उसमें मक्खी घुसती है, ना मक्खी बाहर निकलती है, ना अंदर जाता है ना बाहर जाता है, तो ना बदबू आती है, ना आपको दिखाई देता है। तो इसका फायदा फर्मेंटेड वेस्ट का यही फायदा है। और दूसरा, फर्मेंटेड वेस्ट को, फूड वेस्ट को जब आप अगली स्टेज पे एरोबिक कंपोस्टिंग में लेके जाते हैं, तब तक वो ऑलरेडी उसका ब्रेक डाउन हो चुका होता है। तो कंपोस्ट आपकी जल्दी बनती है, और फिर उसमें आपके दूसरे जो नुकसान वाले जो इंसेक्ट होते हैं, मक्खी मच्छर, वो नहीं आते हैं, चूहा भी नहीं आता है। तो ये मैं अगले सेशन में बताऊंगा, लेकिन ये आराम से हो जाता है। और एक एक्सपायर्ड मेडिसिन का क्या करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आप। देखिए, मेडिसिन जो है ना, वो किसी न किसी खनिज से बनी हुई है, किसी न किसी उसमें जैविक चीज है। आप उसको सीधी तो पौधे में मत डालें, लेकिन उसको आप फेंके मत, आप उसको कंपोस्ट में डालें। कंपोस्ट में क्या होता है, कंपोस्ट जो होती है वो पीएच वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है किसी चीज की तो उसको नॉर्मल करती है, उसको 6 और 7 के बीच में ले आती है। अगर कम है तो उसको बढ़ा देती है। तो कंपोस्ट जो और वो कौन करता है, वो बैक्टीरिया करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उन एक्सपायर्ड मेडिसिन को आप कंपोस्ट में डाल दें। और इसके बाद ग्लास बोतल में एडिबल एंजाइम हाँ, विनेगर से सिरका के रूप में तो इस्तेमाल होता ही है। सिरका जो है वो तो एडिबल होता ही है। हम किसी चीज का अगर ये नहीं बनाए तो हम सिरका बना सकते हैं। अगली कोई सेशन हम सिरके का भी ले सकते हैं कि सिरका कैसे बनाया जाए। सिरके में डेफिनेटली अनुपात अलग अलग होता है, तरीका अलग होता है, बट सिरका भी एक अच्छा एक साधन है एडिबल करने का। तो कोई कह रहे हैं कि क्लियरफाई 1:100 रेशो। 1:100 रेशो उसको कहते हैं कि 100 भाग पानी, एक भाग बायो एंजाइम। वो भाग किलो में भी आप ले सकते हो, 100 किलो पानी 1 किलो बायो एंजाइम, या लीटर में भी ले सकते हो कि 100 लीटर बायो एंजाइम और 100 लीटर पानी और 1 लीटर बायो एंजाइम। इसको रेशो कहा जाता है 1:100, 1:50, यानी एक भाग ये और दूसरा ये भाग दूसरा। और उसको और आसान कर सकते हैं। अब दोनों ही चीजों को
दोनों रेशियो को किसी चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से मल्टीप्लाई करके या सेम चीज से डिवाइड करके आप उसको उसका छोटा अनुपात बना सकते हो। जैसे 1:100 का दूसरा जो तरीका होता है वो क्या है कि आप उसको आप 2:200 कर दो, उसको आधा 50 कर दें, इस तरह से 0.25 × 25 कर दें तो भी वो सेम रेशियो रहता है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। तो ये रेशियो का ये मतलब होता है। मेरे ख्याल में हो गया है, और बाकी कोई होगा यस तो मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, आप ग्रुप यस में भी पढ़ते हैं, और मेरे व्यक्तिगत नंबर भी मैंने शेयर कर दिए हैं। किसी को पूछना हो तो मैं हमेशा, मैंने अपना लाइफ इसी के लिए डेडिकेट किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी रिटायरमेंट के बाद में मैं बिल्कुल भी और कोई काम जॉब नहीं करता, और ये फुल टाइम मैं इसमें डेडिकेटेड हूँ। जो भी पर्यावरण की संस्थाएं उनसे जुड़ा आज ग्रुप का है सेशन या मेरे जो भी लिए आप लोग जो क्वेश्चन। यस हाँ जी, हाँ जी धारा जी, आज का प्लीज गो सेशन अहेड। वन ऑफ द बेस्ट सेशन मैंने अभी तक जो अटेंड किया होगा, वो भी बिना प्रेजेंटेशन का। मुझे बहुत अमेजिंग लगा। मेरा कंसंट्रेशन जरा भी यहाँ से वहां नहीं भटका। एक एक शब्द में मुझे बहुत सारा चीज मिला जो जीवन का सार है आपका। और मैं आपसे बिल्कुल रेजोनेट कर पाती हूँ कि मेरी जर्नी भी कंपोस्टिंग से शुरू हुई और बोकाशी मेथड से ही शुरू हुई, क्योंकि मुंबई में जगह कम होने के कारण वही परेशानियां होती है कि कंपोस्ट पे तो मक्खी नहीं आनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, पानी नहीं हो, तो फिर उसका तोड़ बोकाशी मेथड एरोबिक का कंपोस्टिंग। मैं चाहूंगी आप ये जरूर शेयर कीजिएगा अपना विजडम लोगों के साथ। बिल्कुल करेंगे, और और लगे हाथ मैं पीपीटी का बता दूं आपको। हालांकि पूर्णिमा जी ने मेरे को कहा था, लेकिन मैं ऐसे तो मैंने उनको मना करता तो उनको पता नहीं अच्छा लगता बुरा लगता, लेकिन मेरा ये अनुभव है, मैंने अपने लाइफ में बड़े बड़े पीपीटी बनाए हैं, पीपीटी शेयर भी किए हैं, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि उसमें ध्यान हट जाता है। पीपीटी एक तो बिल्कुल हम बहुत सारे लोग जो हैं वो फोन पे ही इसको सुन रहे हैं, फोन पे वैसे भी नजर नहीं आता है, फिर हम उसकी तरफ देखते हैं तो सुनने वाले की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो हमारा ध्यान बंट जाता है। हम इसमें हम क्या एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, एक दूसरे को हम बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं। और देखिए पीपीटी क्या है, पीपीटी अच्छा लगता है देखने को, प्रेजेंटेशन बढ़िया है, बट ठीक है उसमें भी कहीं से भी आपने उसको बढ़िया बनाने के लिए कहीं से कॉपी किया होता है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन जब हम ऐसी जगह पे जब आपस में कोई ग्रुप में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। हम इंटरेक्टिव सेशन हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, हम एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं और एक बिल्कुल दूसरे से हम बिल्कुल। शेयर कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने बनाया नहीं, और मैं बना नहीं, सकता था, जरूरत मैंने भी नहीं थी, ऐसे ही हमें काफी मजा आया। काफी हमें ये इसका भी अनुभव किया कि बिना पीपीटी ये यस आप क्यों कर पाए, क्योंकि आपके पास वो अनुभव है जीवन का और आपने इतना सारा काम किया है, तो आप बिना पीपीटी के भी हमको हाँ रोक पाए, ऑडियंस को आप पूरी तरह समझा पाए। और सबसे अमेजिंग बात ये हुई कि हम बायो एंजाइम बनाना जानते हैं, बहुत से लोग इसके इस्तेमाल भी जानते हैं, बट आज आपने उसका साइंटिफिक बेस बताया जो बहुत जरूरी था, कि लोगों को पता नहीं है कि अंदर एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शेयरिंग थी। और बहुत सारी चीजें जो आपने शेयर की वो मेरे दिल को छुई है, जैसे टॉयलेट, ड्राई टॉयलेट के लिए भी मैंने बहुत सारी खोज की है। उसके लिए भी मैंने टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया उसका भी पूरा रिसर्च किया हुआ है, वो भी है। फिर कंज्यूमरिज्म पर आपने बात की जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं बट अंत में हमें कितना चाहिए, नीड और वांट्स के बीच में जो फर्क आपने समझाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारी जरूरतें क्या है उसको समझना है, और जो है उसी में हमें काम चलाना है, उसी को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। तो आपका दिल से धन्यवाद, आपकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने के लिए, जीवन का अनुभव शेयर करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और धारा जी। मैं सस्टेनेबिलिटी पे एक पॉइंट, एक मेरे को याद आ गई, ऐसे याद आती है तो मैं यस ये 2 मिनट यस और लूंगा। सस्टेनेबिलिटी यस कहाँ से सीखी मैंने, देखिए मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे अभी पानी लग गया है, इरिगेशन आ गया, लेकिन काफी सारा पोर्शन अभी भी डेजर्ट है। तो वहां पे क्या होता था कि जब 3-4 सालों के बाद एक बार बारिश होती थी,
तभी वो कुछ अनाज वगैरह होता था, लेकिन वो क्या करते थे, उसको वो स्टोर करके रखते थे, उसको प्रिजर्व करके रखते थे। आपने पता नहीं कितने लोगों को पता है कि जो एक वहाँ पेड़ होता है खेजड़ी, शमी का पेड़ होता है, उसकी फलियां होती है जिसको जिसको सांगरी कहते हैं, और वो सांगरी सुखाने के बाद कितने ही सालों तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। सूखी हुई सांगरी इस समय मार्केट में 1,000 रुपए किलो मिलती है। आप सोचो वो कितनी। ऐसे ही जो टिंडे होते थे, टिंडों को सुखा के उनका उनको हम राजस्थानी में फोफलिया कहते हैं। वो उसको सुखाने के बाद में, छिलके सुखाने के बाद में जब कितने ही सालों तक इस्तेमाल करो। ऐसे ही जो काकड़ी होती है, काकड़ी को सुखा के हम उसको खेलरी कहते हैं उसको, वो खेलरी आप जितना मर्जी इस्तेमाल करो। ऐसे ही जब वहाँ सस्टेनेबिलिटी मैंने वहां से सीखी कि जो है उसको ही आप संभाल के रखो और वही आप काम आएगी। अब जैसे चना है, या मतलब चने का आटा है, वो चीज तो एक है, लेकिन उससे आप कितनी चीजें बनाते हैं। आप पापड़ की सब्जी बना लो, बड़ी बना लो, गट्टे की सब्जी बना लो, उसकी आप कढ़ी बना लो। तो और उसका टेस्ट अलग अलग होगा, लेकिन चीज वही है। तो हमें अगर सीखना है तो क्यों, और लेकिन उन्होंने, उनके पास में साधन नहीं थे, उनके पास में ऑप्शन नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने इन चीजों की खोज करी और वो सरवाइव किए तभी तो हम हैं आज। अगर वो नहीं होते तो हम भी कहाँ होते। तो उन्होंने अपनी इन चीजों की वजह से ही, इन हैबिट की वजह से ही उन्होंने। और एक उनका बार्टर सिस्टम मुझे बड़ा पसंद आता था कि वहाँ किसी के घर में पशु है, तो वो पशु का दूध बेच के वो उधर से कोई सब्जी ले लेता है, किसी के यहाँ अनाज है, किसी के यहाँ कोई है, कोई किसी कैश की जरूरत नहीं है, एक दूसरे का सामान बार्टर सिस्टम से ही वो अपना लाइफ साइकिल चलाते थे। तो अगर वो चला सकते हैं तो आज के टाइम पे हम क्यों नहीं चला सकते हैं। तो वो भी एक सीखने वाली बात है। तो सस्टेनेबिलिटी सीखनी हो तो हमें ऐसी हार्डशिप वाले एरिया में जाके सीखनी चाहिए, उन लोगों के लाइफस्टाइल से सीखनी चाहिए, उन लोगों की हिस्ट्री से सीखनी चाहिए। तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। धन्यवाद धारा जी, धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा जी, बिल्कुल आपने मुझे मौका दिया, आप सबसे मिलने का मौका मिला। और मुझे बड़ी खुशी होगी कभी भी कंपोस्टिंग पे हम बातें करेंगे, या फिर बिल्कुल प्लांटेशन पे। प्लांटेशन का मैं थोड़ा सा बता दूं 1 मिनट की, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हम कैसे पौधों को बीज से या कलम से लगा सकते हैं। 90% पौधे कलम से लग जाते हैं, जिसके लिए आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने फ्रेंड से आप मांग सकते हैं, आप किसी की जो कटिंग हो रही है, प्रूनिंग हो रही है, वहां से आप ले सकते हैं। आपको गमले की भी जरूरत नहीं है, आप वेस्ट बोतल में, वेस्ट बिन में आप लगा सकते हैं। आपको पानी भी ताज़ा नहीं चाहिए, आप उसमें आरओ वाला, एसी वाला, सब्जी धोने वाला, दाल चावल धोने वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आप कहेंगे तो मैं एक वर्कशॉप पेड़ पौधों पे और एक वर्कशॉप कंपोस्टिंग पे मैं करना चाहूंगा, जब भी आप चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल हम जरूर चाहेंगे कि कंपोस्टिंग जो बोकाशी मेथड है वो आप जरूर सिखाइए। और पेड़ पौधे का भी आपने अमेजिंग शेयरिंग की, जो बहुत कम से कम चीजों में अगर कटिंग से लग जाता है तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। और मैं हमारी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी, पूर्णिमा जी, क्रांति, और जिन्होंने इस टीम की बदौलत आज ये साकार हो रहा है। ये अवेयरनेस हम हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि कैसे लोग जागरूक हो। और सभी लोग जो जुड़े, इसमें पार्टिसिपेट किए, अंत तक रहे। और मैं चाहूंगी कि जितनी भी आज आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, जो उनके जीवन का बहुत अमूल्य अनुभव है, वो आप जरूर कहीं ना कहीं अपने जीवन में इसको जरूर लागू कीजिए, तो आपका जीवन भी सुंदर बनेगा। और हम प्रकृति माँ को हमारी तरफ से ये भेंट होगी। और जो नए लोग हैं वो जुड़ना चाहेंगे तो हमने चैट में दोनों ग्रुप के लिंक्स दिए हैं, वो जुड़ सकते हैं। और इस हर महीने सेशन में आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप अगर कुछ अच्छा जानते हैं तो बिल्कुल आप भी शेयर कर सकते हैं। तो सभी का दिल से धन्यवाद, और विष्णु जी का खास आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस बहुत सुंदर सेशन के लिए। यस थैंक यू जी, थैंक यू जी। यस सभी का यस। धन्यवाद। धन्यवाद।
शांति मंत्र वैसे तो बोल के समाप्त कर सकते हैं आप, वरना आप वैसे भी सबका धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, आप शांति मंत्र करवा दीजिए प्लीज। यस। दारा जी आप करवाइए शांति मंत्र, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अभी ओम शांति है। आज हमारा जो शेयरिंग वाला जो पार्ट है वो हाँ। एक मेंबर एब्सेंट है इसलिए वो सॉन्ग रह गया हमारा कोई बात नहीं, अगली बार उनको रखेंगे और शेयरिंग के बिल्कुल बजाय वो खुद भी बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल और बिल्कुल थैंक यू जी, बिल्कुल थैंक यू, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद आपका। बिल्कुल थैंक यू जी। धन्यवाद।